हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे आप सभी, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप बहुत अच्छी चल रही हो। तो जल्दी से, जिनको नहीं पता, पहली बार जो आए उनके लिए बता दूं कि हमारी जो सीरीज है, यूपीएससी प्रीलिम्स मास्टर सीरीज 2027 को हम टारगेट कर रहे हैं। और इसमें करने क्या वाले हैं, हम दिसंबर तक कोशिश करेंगे कि एक बार प्रीलिम्स का सिलेबस को अच्छे से निपटा ले, बहुत ही डीपली जाके। सिर्फ एक स्टैंडर्ड सोर्स के भरोसे या फिर सिर्फ एनसीईआरटी पर डिपेंड ना होकर सभी को पीवाईक्यूज के जो थीम है उन सभी को इंटीग्रेट करके हम डिटेल्स में इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि प्रीलिम्स स्पेसिफिक है तो इम्पोर्टेंट और किसी एग्जाम के लिए भी हो जाती है। यूपीएससी के जो भी एग्जाम्स हैं उनके अलावा, चाहे आप आरएएस के दे रहे हो, यूपीपीसीएस दे रहे हो, बीपीएस या कोई भी स्टेट एग्जाम जिनमें इंडिया लेवल जहाँ पे पूछा जाएगा, उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि हम यहाँ से जीरो से लेके और एडवांस लेवल तक कवर करेंगे, तो आप कोई भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं छोड़ने वाले, नहीं कंसेप्ट छोड़ने वाले। बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी मतलब ऐसा जो भी एग्जाम हो जिनमें इंडिया लेवल का पूछा जाता है, अच्छी खासी जीके आती है, तो वो सभी इसमें कवर करेंगे। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, एक तो डीपीएस भी पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स होंगे जो वो पढ़ेंगे, और संविधान की एक प्रमुख अनुसूचियां, मतलब कि जो अनुसूचियां है ना संविधान के बारे में, उनको एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है उनसे, तो जल्दी से देख लेंगे। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, यानी पहले ही टॉपिक डीपीएस से है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जिनको डेरिवेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट बोलते हैं। तो इनको लेकर है ना, क्योंकि अलग अलग विद्वानों के बहुत सारे मत थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, उन्होंने इन तत्वों को क्या बताया कि विशेष विशेषताओं वाला बताया है। साथ ही जो ग्रेनवेल ऑस्टिन थे, तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन से ही कर रहा हूँ। आज जो ग्रेनवेल ऑस्टिन है ना, उन्होंने भारत के जो संविधान है उसको क्या संज्ञा दी थी, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पूछे ना, स्पेशली ये नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहा था, तो उन्होंने इसको, ये जो डीपीएसपी है और इनको फंडामेंटल राइट्स को मिलाकर कहा था क्या, ये दोनों क्या कहा था, इनको संविधान की मूल आत्मा कहा था। संविधान की मूल आत्मा, ग्रेनवेल ऑस्टिन की बात कर रहा हूँ मैं। इन दोनों को मिलाकर डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स को मिला के, तो इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं डीपीएसपी में, क्योंकि एक पार्ट है जो भाग संविधान का भाग 4 है ना, उसके तहत आते हैं। और आर्टिकल लेके 36 से और 51 तक ये आर्टिकल के तहत संविधान में इनको मेंशन किया गया है। एक बेसिक रिव्यू ओवरव्यू इनके बारे में जान ले, डीपीएससीपी के बारे में, मतलब संविधान के राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है उनके बारे में। तो आर्टिकल 36 ही जो है ना, आर्टिकल 36 है ना, वो स्टेट की परिभाषा को दर्शाता है डीपीएसपी के संदर्भ में, राज्य की परिभाषा। और ये जो राज्य की परिभाषा है लगभग वही है जो हमने आर्टिकल 12 के तहत पढ़ी थी, कि इसमें संसद एवं जो केंद्र सरकार है वो राज्य एवं राज्य सरकार जो है, और मतलब ये संस्थाएं जो जो संवैधानिक है या फिर वैधानिक है, जो कानून संसद के द्वारा बनाई गई है, वो भी इसी में शामिल होते हैं राज्य की परिभाषा में। इसके अलावा ये जो राज्य के लिए आदेश है, डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा है कि ये राज्य के लिए आदेश है, लेकिन नागरिकों के लिए, मतलब राज्यों के कुछ कर्तव्य हैं, कुछ ड्यूटीज हैं, तो जिनको राज्यों को फुलफिल करना होता है। कोई भी कानून वगैरह बनाएगा राज्य, तो उनको इन सारे जो तत्व है ना, इन सभी तत्वों को ध्यान में रखकर ही वो कानून बना सकता है। डीपीएससी संविधान के अंतरात्मा है। ये कानूनी रूप से बाध्य तो नहीं है, क्योंकि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है ना ये। तो इनका अगर उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते, तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, कानूनी रूप से बाध्यकारी तो नहीं। लेकिन ये राज्य पर क्या करते हैं, कुछ मोरल ड्यूटीज है ना राज्य पर, वो मतलब निर्धारित करते हैं राज्य के लिए। और अनुच्छेद 37 इन्हें शासन में मौलिक बनाता है। तो 37 क्या है, ये अपरिवर्तनीयता को दर्शाता है। डीपीएसपी को अदालतों में सीधे कानून द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, सीधे कानूनों के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। यानी ये कि क्या क्या है, गैर परिवर्तनीय है, न्यायालय में गैर परिवर्तनीय के उल्लंघन के आधार पर हम सीधे, जैसे फंडामेंटल राइट्स में तो हम 32 के तहत और 226 के तहत हाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं, उस तरीके से हम डीपीएसपी के उल्लंघन के लिए नहीं जा सकते। ये केवल मोरल ड्यूटीज है, राज्य को ध्यान में रखना होता है, ताकि अगर उनको सरकार को चलाए रखना है, सरकार बनाए रखना है, तो कल्याणकारी कार्य करने ही होंगे। इनका उद्देश्य होता है वेलफेयर स्टेट की, ना कि पुलिस स्टेट की। वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना, जो कि क्या करे, सभी के हितों की रक्षा करे, सभी के हितों को मतलब कि बराबर हक देवे। तो इस तरीके के राज्य की जो है स्थापना करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। डीपीएस कहाँ से लिया गया है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। डीपीएस पे का क्लासिफिकेशन भी अलग अलग तरीके से होता है, कि समाजवादी, समाजवादी हो गए, और जो है उदारवादी हो गए, गांधीवादी। ये तीन, मोटे मोटे तो तीन ही होते हैं। इसके अलावा उनको संरक्षणवादी, जो पर्यावरणीय है ना, उसमें भी इनका क्या किया जा सकता है, इनका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो
समाजवादी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, सोशलिस्ट में क्या क्या आते हैं, समाजवादी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो समाजवादी जो सिद्धांत होता है ना, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का एक प्रकार से जो ड्राफ्ट होते हैं ना वो खींचते हैं, जिनका लक्ष्य क्या होता है, सामाजिक आर्थिक और ये जो जस्टिस होता है ना वो प्रोवाइड कराना, इस तरीके के मतलब प्रावधान करेगा राज्य, जो कि राज्य में सामाजिक आर्थिक जो है जस्टिस है वो प्रदान करे, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करे। तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है, पहले आता है आर्टिकल 38 आता है। आर्टिकल 38 आता है जो क्या कहता है कि लोक कल्याण में अभिवृद्धि के लिए, लोक कल्याण में अभिवृद्धि के लिए सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, मतलब वो न्याय की बात करता है आर्टिकल 38 में। समाजवादी जो लक्ष्य हैं, जो समाजवादी जो तत्व हैं उनकी श्रेणी में आता है डीपीएसपी में। और साथ ही न्याय के साथ ही आय की, प्रतिष्ठा की, सुविधाओं की और अवसरों की जो समानता है ना वो भी सुनिश्चित करता है, असमानता को समाप्त करता है, किस किस की, इनकम की, प्रतिष्ठा की, अवसरों की असमानता को क्या करता है, समाप्त करता है। इसके अलावा जो 39 है, 39 है वो समाजवादी है। और 39 में क्या आता है, 39 में आता है जो जीविका के पर्याप्त साधन, जीविका के पर्याप्त साधन। इसके अलावा इनको सब क्लोज भी है 39 में। तो इसमें जो पहला है वो है सभी नागरिकों को जीविका के लिए पर्याप्त साधन मिल जाए, वो कै में आता है 39 कै में। और इसके अलावा जो ख होता है उसमें आता है सामूहिक हितों के लिए समुदाय की भौतिक संसाधनों का एक समान वितरण हो, मतलब संसाधनों का समान वितरण वो आता है ख में आता है, यानी जो बी बी पार्ट में आता है, बी पार्ट में स्मॉल बी। इसके अलावा जो सी पार्ट होता है, स्मॉल सी पार्ट, उसमें आता है कि धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण को रोकना। तो 39 सी होता है ना, 39 सी, ये 39 बी और 39 सी वही है जो किसको बाईपास करते हैं, आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 19 को। तो वो केस कौन सा था जिसमें ये डिसीजन लिया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हमने पिछले ही क्लास में पढ़ा था। इसके अलावा डी में क्या आता है, डी में आता है कामगारों के स्वास्थ्य, शक्ति एवं बालकों को बलात् श्रम से संरक्षण के लिए, कर्मगारों के जो काम करने वाले हैं उनके हेल्थ का ध्यान रखे, और जो हेल्थ का उनकी कैपेसिटी कितनी है उसके हिसाब से उनको काम किया जाए, बालकों को बलात् श्रम से संरक्षण हो। इसके लिए जो कानून बनाते टाइम ध्यान रखेगा कौन, राज्य ध्यान रखेगा कि इन सारी चीजों को फुलफिल किया जा सके। इसके अलावा भी है जैसे, सॉरी ये तो जो घ था, घ ख आता है पुरुषों एवं स्त्रियों की समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी डी में आता है 39 डी में तो आएगा, यानी घ में आता है क्या, समान कार्य के लिए समान वेतन, जो भी हमने डिस्कस किया था कामगारों एवं स्वास्थ्य, कामगारों के स्वास्थ्य एवं कैपेसिटी एवं बलात् श्रम के लिए, उसके लिए आता है 39 ई में आता है। यानी ये जोड़ा गया था कब, ये जोड़ा गया था जो 42nd संविधान संशोधन हुआ था ना उसमें जुड़ा था। इसके अलावा एक चीज और जुड़ी थी, वो थी बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर, बालकों के हेल्थ के है ना उसको विकास के अवसर भी सुनिश्चित किए जाएं। तो ये जुड़े थे किसमें, ये 42nd वे संविधान संशोधन है ना उनके, उसके माध्यम से ये लास्ट वाले दो थे वो जोड़े गए थे। इसके अलावा और क्या आता है समाजवादी में, इसके अलावा और आता है समाजवादी में 39 कै भी आता है, 39 कै मतलब बड़ा कैपिटल ए। तो इसके तहत क्या जोड़ा गया था, ये भी वो 42nd में जोड़ा गया, इसमें समान न्याय, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, इसको लीगल लीगल जो है ना फ्री एड जो बोलते हैं, उसकी ये प्रावधान करता है कि जो लोग कैपेबल नहीं है ना अपने मतलब अपने, अगर उनके खिलाफ कोई इनजस्टिस होता है, अन्याय होता है, तो उसके खिलाफ अगर उनको कोर्ट में जाना हो तो इसके लिए वो कैपेबल नहीं होते, जो चार्जेस होते हैं, तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, सरकार क्या प्रोवाइड कराए ऐसे लोगों को, तो लीगल फ्री एड यानी विधिक सहायता वो भी फ्री में उपलब्ध कराए। ये जोड़ा गया था 39 के तहत, ए के तहत 42nd में संविधान संशोधन से ही। इसके अलावा और क्या आता है, इसके अलावा और आता है समाजवादी में 41 में आता है काम, शिक्षा एवं सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, जिसमें काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी मतलब बुढ़ापा, बीमारी और निःसशक्तता है, आप मतलब कैपेबल नहीं है आया जो है रोजगार को कमाने में, तो इसलिए सभा में लोक सहायता पाने के आपको अधिकार होगा। और ये डिसाइड कौन करेगा, ये राज्य करेगा कि आपको सार्वजनिक सहायता का अधिकार क्या कराए, उपलब्ध कराए। ये मूल संविधानों के बाद में अनुच्छेद 21 ए से जोड़कर अधिक इसको मतलब 86वें संविधान संशोधन के साथ जोड़कर इसको और ज्यादा बल मिला था, किसको, काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता, ये जो है इसके प्रावधानों को। और ये कब जोड़ा गया था, 39 का जो है ये भी जोड़ा गया था 42वां जो संविधान संशोधन है उसी में जोड़ा गया, क्योंकि हम अलग से और देख लेंगे किस किस संविधान संशोधन में से क्या क्या निकल के आया था। इसके अलावा और जो है जो समाजवादी के अंतर्गत आते हैं उसमें आता है 41 आता है, 41 हमने देख लिया। 41 के बाद आता है 42 भी आता है, काम की न्याय संगत है मानवोचित जो दिशाएं होते हैं, दशाएं, काम कैसा होना चाहिए, न्यायोचित हो, मानवीय दशाएं हो काम की। इसके अलावा जो है
प्रसूति सहायता का बंद करना। प्रसूति सहायता मतलब जो मतलब कि महिलाएं अपने मातृत्व लाभों मतलब मातृत्व के लाभ हैं ना महिलाओं को, उनको उनको देने के लिए जो रूल रेगुलेशंस है वो डिसाइड करे राज्य। मातृत्व लाभों को बाद में कानून जो श्रम कानून है और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से सामाजिक कल्याण दृष्टिकोण पर बल मिला था। कौन से? ये जो प्रसूति सहायता के लिए जो कानून बनाए गए थे वो सुनिश्चित करने के लिए बाद में 42वें संविधान संशोधन के बाद में और ध्यान दिए जाने लगा था किसका? राज्य का। इसके अलावा 43 भी आता है, उसी में आता है 43 भी आता है, समाजवादी के तहत ही आता है, क्योंकि 43 के दो पार्ट्स है। 43 के पहला जो है सभी कामगारों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी हो, एक शिष्ट जीवन स्तर हो, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर उनको मिले। तो ये किस में आता है? ये भी उसी में आता है जो समाजवादी जो न्याय है ना उसी के तहत आते हैं कि सभी जीवन व्यापन योग्य मजदूरी, उचित जीवन स्तर, सामाजिक सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित हो। कुछ संशोधन हुए थे कि मूल संविधान में श्रम कल्याण कानूनों के कार्यान्वयन सशक्त हुआ था। इससे संबंधित अगर केसों की बात करें मैं सभी में लिखा हुआ आप देख सकते हैं। इसके अलावा 43A भी आता है, समाजवादी लक्ष्यों के तहत ही आता है कि उद्योगों में श्रमिकों के प्रबंधन में जो मैनेजमेंट है ना उद्योगों का, उनमें श्रमिकों की भी भागीदारी हो। तो ये 43A के तहत आता है और ये भी किसके तहत आता है? समाजवादी जो मूल्य है ना उन्हीं के तहत आता है। उद्योगों में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो। और कब जोड़ा गया था? वही 42वें संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया था। कोई किस केस से निकल के आया था? ये सामने आया था नेशनल टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन वर्सेस PR रामाकृष्णन जो केस था 1983, उसके बाद में ये जोड़ा गया था। उसमें मतलब इसको जो है मूल रूप से धरातल पर उतार दिया गया था इसको। इसके अलावा जो गांधीवादी सिद्धांत है, गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत क्या आता है? अनुच्छेद 40, 47, 48, तो इस तरह के कुछ कंसेप्ट आते हैं। जिसमें अनुच्छेद 40 का है, अनुच्छेद 40 हो जाएगा किसके संबंधित है? ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। और उनके लिए जो आवश्यक शक्तियां प्रदान करना और कर की व्यवस्था करना, स्वयं कर की एक इकाई के रूप में उनको मतलब एक शक्ति के रूप में कि वे स्वयं के लिए क्या कर सकते हैं? कर स्थापित भी कर सकते हैं। तो ये कहाँ से आता है? गांधीवादी आदर्शों के तहत आता है, क्योंकि वो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देते थे ना गांधी जी के आदर्श, उन्हीं पर बल देता है। क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा जो योजनाएं और जो मतलब जो सारी योजनाएं चलाने के लिए जो प्रस्तावित किया गया था, और इस बीच भी जब ये आंदोलन चल रहा था राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, उस बीच भी उन्होंने जिन एक्टिविटीज के लिए आह्वान किया था ना, तो उन्हीं को गांधीवादी सिद्धांत के तहत लाते हैं। जिसमें 40 हमने देखा आर्टिकल। इसके अलावा 43 के तहत में जो ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग, व्यक्तिगत एवं सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग जो प्रोत्साहन है ना, वो भी इसी के तहत आता है। क्योंकि कुटीर उद्योगों की बात गांधी जी करते थे, इसलिए 43 जो A है वो भी गांधीवादी लक्ष्यों के तहत ही आता है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, 42वें संविधान संशोधन से जुड़ा। इसके अलावा फिर 2011 में भी एक संविधान संशोधन किया गया था और उसमें जोड़ा गया था सहकारी क्षेत्रों में जो सहकारी समितियां है ना उनको स्वैच्छिक गठन के लिए स्वायत्त संचालन हो और लोकतांत्रिक उस पर नियंत्रण हो, साथ ही व्यावसायिक प्रबंधन सहकारी समितियों पर हो। ये देने के लिए जो 43 है जोड़ा गया था। कब? 2011 में जोड़ा गया था सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान के लिए DPSB में 43B के तहत। इसके अलावा जो गांधीवादी उद्देश्य है ना उन गांधीवादी करते हुए उनमें आता है जो नेक्स्ट आर्टिकल जो आता है वो आता है 46 आता है गांधीवादी आदर्शों के तहत, जिसमें अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को संवर्धन करने पर बल दिया गया था। और उनके आर्थिक हितों को, ताकि जो राज्य है ना SC ST अन्य कमजोर वर्ग है ना, तो शैक्षिक रूप से आर्थिक हितों पर विशेष रूप से रक्षा करे और उनके लिए क्या करे? सोशल जस्टिस की प्रावधान करे, सामाजिक अन्याय सभी प्रकार के शोषण में उनकी क्या करे? रक्षा करे, सुरक्षा करे उनकी। तो ये किससे आता है? सामाजिक न्याय में आरक्षण, समानता के संवैधानिक आधार की व्याख्या करता था ये आर्टिकल। और किसके तहत आता है? ये आता है गांधीवादी जो सिद्धांत है उन्हीं के तहत आता है। इसके अलावा 47 भी गांधीवादी आदर्शों के तहत आता है कि पोषण हो, जीवन स्तर अच्छा हो, लोक स्वास्थ्य में सुधार हो, जो मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध हो, ये जो शराब वगैरह है इन पर प्रतिबंध लगाए जाएं। तो ये भी किसी के तहत आते हैं? मदिरा, ड्रग्स वगैरह, ये 47 आर्टिकल में आते हैं। तो गांधी जी ने 47 चला के क्या किया? जो मादक पदार्थ नशेड़ियों को खत्म कर दिया। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। किससे? 47 से, AK-47 से। शराब पर राज्य नियामक अधिकार अनुच्छेद 47 में लोक स्वास्थ्य उद्देश्य पर भी चर्चा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का कोर जो केस था सुप्रीम कोर्ट का,
उसमें जो खोड़े डिस्टर्लीज एलटीडी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस था, उससे ये सामने निकल के आया था वो डिटेल से। इसके अलावा और गांधीवादी सिद्धांतों की बात करें तो वो नेक्स्ट जो कृषि एवं पशुपालन संगठन एवं गोवंश संरक्षण वाला आर्टिकल ही इसी के तहत आ जाता है, क्योंकि इसमें राजा आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धतियों से कृषि करने को, पशुपालन को बढ़ावा देने पर बल देता है। साथ ही जो पशु है ना, उनकी नस्लों में सुधार करना, ताकि गाय क्या करे और अधिक दूध दे दे, वे दुधारू बने। अपने बछड़ों एवं अन्य दुधारू एवं वाहक पशुओं के वध पर रोक लगाने की दिशा में जो कदम उठाए जाते हैं वो आर्टिकल 48 के तहत ही उठाए जाते हैं, ताकि क्या हो, उनकी बलि को रोका जा सके और जो दुग्ध उत्पादन है, मांस उत्पादन है, तो उनको क्या मिले, इन जो फील्ड है उनको क्या मिले, बढ़ावा मिल सके। साथ ही गोवध निषेध एवं धार्मिक स्वतंत्रता बनाम राजनीति एक ऐतिहासिक निर्णय था, मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो केस था 1958। इसके अलावा जो उदारवादी सिद्धांत है ना, उनके अंतर्गत क्या आता है, तो उदारवादी जो सिद्धांत है उनमें आता है, पहला आता है उन्हें 44 ही आ गया, जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, यूसीसी जिसको बोलते हैं। तो उदारवादी मतलब मॉडर्न जमाने में उदारवादी या मॉडर्नाइजेशन से एलपीजी जो रिफॉर्म है ना, उसके बाद में जो सारे जो ये जो रूल रेगुलेशंस हैं, तत्व है जिनकी ज़्यादा नीड हो रखी है, जिनकी बातें हो रखी है, कुछ ऐसे परिवर्तन जैसे लग रहे हैं जैसे इस ज़माने में हुए हों, जब मॉडर्न ज़माने में एलपीजी सुधारों के बाद आए हो, तो इनकी डिमांड सबसे ज़्यादा, जैसे एक तो क्या हो गया 44 हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड हो गई। इसके अलावा 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो अनिवार्य शिक्षा है ना, 6 से 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना, इसका काम भी राज्यों को सौंप दिया गया था, क्योंकि शिक्षा किस में आती है, संवर्धित शिक्षा जो है वो किस में आती है, संवर्धित सूची में आती है, इसलिए इसका काम, एजुकेशन का काम होता है सेंटर और राज्य दोनों के लिए, दोनों के हिस्से में आ जाता है। इसके अलावा 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था अनुच्छेद 45 को पर फोकस करके 6 वर्ष तक के बाल्यकाल एवं देखभाल या पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर हुआ था। शिक्षा अनुच्छेद 81 में फंडामेंटल राइट्स बना दी गई थी। इसके अलावा और उदारवादी के तहत क्या क्या आता है, उदार या बौद्धिक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है 48 देख लो आप, जिसमें मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, अभी हमने देखा था कृषि में, पशुपालन में, ताकि मॉडर्नाइजेशन लाया जा सके, तो ये आधुनिकता की बात करती है। 48 ए की बात करें तो उसमें भी पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव संरक्षण की बात कर रखा है, वन्य जीवों की रक्षा करना, ये भी उदारवादी जो सिद्धांत है, बौद्धिक सिद्धांत, उन्हीं के तहत आते हैं, ताकि राज्य पर्यावरण की रक्षा करे, सुधार करे, देश की वनों वन्य जीवों की सुरक्षा करे। यह पर्यावरणीय शासन का प्रमुख क्या है, डीपीएसपी में क्या है, प्रावधान है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। इसके अलावा 49 है, 50 है, 51 है, ये भी मॉडर्न टाइम के ही आते हैं। 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को, स्थानों को, वस्तुओं का संरक्षण करना। राज्य प्रत्येक स्मारक की, स्थान की, वस्तु की रक्षा करेगा जो कलात्मक दृष्टि से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिसका, या फिर जो पुरातात्विक महत्व का हो, साथ में राष्ट्रीय महत्व की क्या हो, जिन स्मारकों को क्या राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया हो, उनकी क्या करेगा, उनका संरक्षण करेगा राज्य 49 के तहत। 49 में राज्य स्मारकों का क्या करेगा, सुरक्षा करेगा, संरक्षण करेगा। इसके अलावा 50 में जो सेपरेशन ऑफ पावर है ना, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का पृथक्करण, साथ ही राज्य की लोक सेवाओं में भी जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो आता है आर्टिकल 50 के तहत ही आता है। और यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस गांधी केस 2010 में न्यायिक स्वतंत्रता एवं संस्थागत पृथक्करण की महत्ता पर प्रकाश दिया गया था। इसके अलावा 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा एवं विधि सम्मत संबंधों पर बल देता है। तो राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देगा, राज्यों के बीच न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध को बढ़ावा देगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संधियों का सम्मान करेगा, विवादों में निपटारे की मध्यस्थता को प्रोत्साहन करेगा। ये सारे जो किसके तहत आता है, 51 के तहत आते हैं। तो मतलब जो भी इंटरनेशनल संधि समझौते होते हैं उनको प्रोत्साहन करेगा और राज्य उनका सम्मान भी करेगा। हो जाते हैं सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं उनका ही क्लासिफिकेशन हो जाता है। सारे आर्टिकल्स हमने देख लिए, तो एक बार क्विक में आपको रिवीजन करा दूं तो कितने कैसे कैसे। तो जो समाजवाद, सॉरी हाँ, जो संरक्षा समाजवादी जो है ना, उसके तहत क्या क्या आ जाते हैं, उसके तहत आ जाता है आर्टिकल 38, 39 और 39 ए आ जाता है। इसके अलावा 39 ए का 41 आ जाएगा, 42 आ जाएगा, 43 के मतलब ए, और 47 भी आ जाता है किसमें, समाजवादी में। जबकि उदारवादी में क्या क्या आता है, उदारवादी में आएगा आपको, उदारवादी में क्या क्या आएगा, 44 आ गया, 45 आ गया, 48 हो गया, 46 हो गया, 49 हो गया, 50 और 51 ये उदारवादी के तहत आते हैं। गांधीवादी में क्या आ जाते हैं, गांधीवादी में 40 हो गया, 47, 48, 43 भी आता है, 46 हमने देखा था। तो ये सारे आर्टिकल हो गए जो किसके तहत आते हैं, इन्हीं के तहत आते हैं, डीपीएसपी के तहत आते हैं।
डीपीएसपी कुछ व्यवहारिक कार्यान्वयन के मतलब क्या क्या इनको लेकर क्या क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं सरकार के द्वारा, यदि उन सभी की हम बात करें ना, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट की तो जैसे कानून बनाने के माध्यम से उन्होंने क्या क्या अपने हाथ में या फिर कुछ कल्याणकारी करने की कोशिश की है कि राज्य कुछ कल्याणकारी कार्य कर दे, जिसमें आता है न्यूनतम मजदूरी जो अधिनियम है ना, मिनिमम वेजेस एक्ट, इनके द्वारा लाया गया था, ताकि क्या किया जा सके कि सभी को समान, अभी हमने पढ़ा था ना, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया जाए। तो इसके लिए जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम हो गया, मजदूरी अधिनियम 1936 हो गया, और बोनस संधाय अधिनियम 1965 हो गया। इस तरीके के बहुत सारे कानून बनाए गए। वहीं बाल श्रम एवं निषेध के लिए अधिनियम बनाया गया, ताकि बलात् श्रम से बच्चों को बचाया जा सके। उत्साधन अधिनियम था बलात् श्रम के लिए 1976 का। और समान पारिश्रमिकी अधिनियम भी बनाया गया, समान काम के लिए समान पारिश्रमिक दिया जाए। और इसके अलावा यदि योजनाओं के माध्यम से बात करें तो जैसे रोजगार मनरेगा जो है, इसका नाम बदल के वीबीजी रामजी कर दिया गया है। और मिड डे मील स्कीम हो गई, आयुष्मान भारत स्कीम हो गई, योजना आयोग के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हो गए। योजना आयोग मतलब योजना आयोग, सॉरी नीति आयोग, योजना आयोग को रिप्लेस कर देगा तो नीति आयोग के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हो गए। वहीं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, वहीं कुटीर उद्योग को विकास को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई के ऊपर, मतलब एमएसएमई के प्रोत्साहन प्रोत्साहन दिया उसके विकास को। ओयर बोर्ड, सिल्क बोर्ड, हस्तकरघा बोर्ड, हैंडलूम बोर्ड, ये सारे लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सारे प्रयास किए गए। इसके अलावा मनुष्य के जीवन के जीने के लिए मानक अच्छे हों, इसके लिए क्या क्या, एक तो जैसे एकीकृत ग्राम विकास योजना हो गई 1978 में, जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना, और जो पीडीएस सिस्टम है ना हमारा, सार्वजनिक विकास कार्यक्रम वितरण सिस्टम, ये भी इसी के तहत किए गए कुछ कार्य होते हैं। साथ ही वन जीवों के संरक्षण के लिए वन्य जीव अभियान जो है अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, और वन नीति लाई जाती है प्रत्येक 2 वर्ष में। तो ये सारे काम राज्य के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा पंचायत स्तर पर मतलब स्थानीय स्वशासन की गठन करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था करना, और आरक्षण की व्यवस्था करना सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट के लिए। साथ ही भेदभाव को कम करने के लिए अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955, और SC/ST अत्याचार निवारण एक्ट की बात करें 1989। साथ ही जो है 102वां संविधान संशोधन इसी बीच किसके लिए लाया गया था, ताकि जो पिछड़ा वर्ग है ना, जो अदर बैकवर्ड क्लासेज है उनको भी संवैधानिक दर्जा दिया जा सके। 2019 में फिर WS ले आए, ताकि और भी जो सामान्य वर्गों में भी जो पिछड़े हुए हैं लोग हैं ना कुछ, उनका भी क्या हो सके, उनको भी समान अवसर प्राप्त हो सके, आरक्षण का फायदा मिल सके। तो 103वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन हम अच्छे से पढ़ेंगे सारे, ये जो सारी चीजें की गई है ना, वो कहीं ना कहीं डीपीएसपी को धरातल पर लाने के लिए राज्य के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, उन्हीं का ही ये क्या है रूप है। जो अभी तक 3 प्रकार के संविधान संशोधन हुए, मैं आपको बता दूं को किस किस संविधान संशोधन से क्या क्या जोड़ा गया था। तो पहला होता है, सबसे पहला जो मूल संविधान में जोड़ने के बाद पहला संविधान संशोधन होता है, वो होता है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन, और उसमें जुड़ता क्या है, उसमें क्या क्या नई चीजें जोड़ी जाती हैं, क्योंकि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते थे ना इस संविधान संशोधन को। इसके बारे में मैंने एक डिटेल से वीडियो बना रखी है, 15 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट की है। आप उसको जरूर विजिट करें, क्योंकि इसको 50 साल कंप्लीट हो गए, 1976 में आया था, और इसलिए ये क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 42वें संविधान संशोधन मैंने अभी बताया था, 49 हो गया, 49A हो गया, इसके अलावा 43A जोड़ा गया था, और एक जो आर्टिकल और जोड़ा गया था वो था 48A। मतलब 38 की तो परिभाषा चेंज की गई थी 38 की, और 39A, 43A और 48A, ये नए आर्टिकल्स जो डीपीएसपी की स्पेशल बात कर चुके। 42वां संविधान संशोधन बहुत बड़ा था, लगभग बहुत सारे पार्टों में क्या किया गया, संविधान संशोधन किया गया था, लेकिन डीपीएसपी में कुछ मेजर जो चेंज हुए थे वो 42वें संविधान संशोधन में आए थे। प्लस 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था आर्टिकल जो 45 है ना, आर्टिकल 45 जो है उसकी जो भाषा है ना उसको चेंज किया, भाषा को थोड़ा सही किया गया था। और बचपन की देखभाल के अलावा भी सभी बच्चों को 6 वर्ष तक की निःशुल्क आयु है ना वो उपलब्ध कराई गई थी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, उसकी विषय वस्तु को चेंज किया गया था। इसके अलावा एक तीसरा जो संविधान संशोधन हुआ था वो था 2011 में, भी हमने देखा था सहकारी समितियों को जोड़ा गया था, कि जो है 2011 में जो 97वें संविधान 97वां संविधान संशोधन था वो 2011 में जो हुआ था, उसमें सहकारी समितियों से संबंधित एक नई नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया 43 है के तहत, ये आता है 43B के तहत। तो ये थे सारे उनके कब कब और किस किस संविधान संशोधन से कौन कौन जोड़े गए। कुछ महत्वपूर्ण केसेस की बात करें जो इनसे संबंधित है, डीपीएसपी से संबंधित है, तो उनमें
देखो केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया केस है ना, ये आपने कितनी बार पढ़ा है। बेसिक स्ट्रक्चर का ढांचा नष्ट नहीं किया जा सकता, कुछ भी करे संसद, ये सारी शक्तियां देता। गोलकनाथ केस हो गया, वो इससे पहले कहा था केशवानंद भारती से पहले, इसमें संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन ही नहीं कर सकती थी, लेकिन बाद में जो केशवानंद भारती केस में इसको क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। मतलब ये क्रम इस तरीके से हो गया। देन आता है मेनका गांधी केस, इसमें आर्टिकल 21 की व्यापक एवं जीवन की गरिमा को शामिल किया गया, डिग्निटी को। मेनका गांधी केस में वही मिनरवा मिल्स केस था 1980 में, डीपीएसपी मौलिक अधिकारों के बीच में संतुलन का काम किया गया, किसने, ये जो है मिनरवा मिल्स जो केस था। इसके अलावा ओल्गा टेलीज वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो इसमें आर्टिकल 21 के तहत आवास के मान्य करार दिया गया था, और एनसी मेहता केस में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रावधान किए गए थे। उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश को 1993 में शिक्षा के अधिकार को बल दिया गया था। और विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की बात करें 1993 में कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षा के दिशा निर्देश दिए गए थे, विशाखा गाइडलाइंस जो दी गई थी, ताकि महिलाओं के साथ क्या हो सके, उचित व्यवहार हो सके, सही से व्यवहार किया जा सके। इसके अलावा ये सारी चीजें हमने देख ली, कौन सा क्या चीज है। अब डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स की बात करें, कुछ डिफरेंस की बात कर लें, इसमें रिलेशन क्या रहा है, अंतर क्या है, ये सारी चीजें कवर करेंगे। तो ये स्टार्टिंग इनके बीच की जो डिबेट होती है ना, डीपीएसपी मौलिक अधिकारों के बीच की डिबेट, वो स्टार्ट हो जाती है जब पहला ही एक केस आता है 1951 में, चंपकम दोहराई राजन मामला 1951 का। उसमें जब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देते हैं इन दोनों के बीच में, किनके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि जो डीपीएसपी और जो मूल अधिकार है ना, उनके बीच में किसी तरह की टकराव है ना, उसमें अगर दोनों में टकराव होता है डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स में, तो जो प्रभावी कौन होंगे, फंडामेंटल राइट्स को प्रभावी माना था इनके ऊपर, डीपीएसपी के ऊपर। किस केस में, चंपकम दोहराई राजन केस में, कि अगर निदेशक सिद्धांत हैं मूल अधिकारों के पूरक के रूप में निश्चित रूप से लागू होंगे, लेकिन यह भी तय है कि मूल अधिकारों को संसद द्वारा संविधान संशोधन प्रक्रिया के तहत संशोधित किया जा सकता है। चंपकम दोहराई राजन केस में कहा था मतलब इनमें मूल अधिकारों में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रभावी अगर टकराव होता है इन दोनों में, फंडामेंटल राइट्स में डीपीएसपी में, तो प्रभावी कौन होंगे ज्यादा, फंडामेंटल राइट्स को क्या दिया जाएगा, वरीयता दी जाएगी। देन इसके बाद में जो विभिन्न संशोधन करता है संसद, 1951 में ही पहला संविधान संशोधन करता है, 55 में चौथा करता है, 17वां संविधान संशोधन 1964, और कई सारे निर्देश लागू कर लेता है। फिर आता है 1967 में गोलकनाथ केस आता है, गोलकनाथ केस 1967, गोलकनाथ केस 1967, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से डिसीजन दिया एक, और इसमें क्या कहा, इसमें उन्होंने कहा कि ये जो है ना, जो संसद है वो क्या कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं कर सकती। किसमें बोला गया था, गोलकनाथ केस में। हम फंडामेंटल राइट पढ़े थे, उसमें भी ये सारी डिबेट पड़ी थी, कब कब क्या क्या हुआ था इनके बारे में। तो वहां पे गोलकनाथ केस में क्या कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स में क्या, मूल अधिकारों में जो संसद है ना, वो संशोधन नहीं कर सकती। देन ये कब थी, 1967 की बात है। फिर 24वां संविधान संशोधन लाती है संसद, इसके जस्टिस को काउंटर करने के लिए 1971 में, और क्या कर लेती है, अपने आप को, मतलब संविधान के संशोधन करने की अपने आप को असीमित शक्ति दे लेते हैं। असीमित मतलब किसी भी भाग में, यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट्स को कम हटा भी सकती है, कम कर सकती है, तो ये सारी शक्ति खुद को दे लेते हैं 1971 में 24वें संविधान संशोधन में। इसके अलावा एक 25वां संविधान संशोधन में होता है, उसमें 31C जोड़ा जाता है जो फंडामेंटल राइट्स में, और 31C जोड़ा जाता है, साथ ही 31 जो बी और 31C को किस पर वरीयता दी जाती है, आर्टिकल 14 पर, 15 पर, 14 पर और 19 पर, इन पर वरीयता दी जाती है। हालांकि जो इन्होंने व्यवस्था की थी कि केवल डीपीएसपी के जो 39B है ना, 39B को, 39C को, इसके अलावा भी और सारे कई सारे जो डीपीएसपी के आर्टिकल्स थे ना, उनको वरीयता दे दी थी फंडामेंटल राइट्स पर। किस में, 25वें संविधान संशोधन में। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचता है इसके अपोजिट, और उस केस में 1973 में पहुंचता है वो, 1973 में केशवानंद भारती केस में जो सुप्रीम कोर्ट है, जो इनका जो 25वां संविधान संशोधन है ना, उसको वैध माना था क्यों, किस तरीके से, लेकिन बहुत सारे लिमिटेशंस डाल दी गई थी कि केवल 39B और 39C है ना, उसी को वरीयता दी थी किस पर, फंडामेंटल राइट्स के 31 के ऊपर। यानी कि ये दो आर्टिकल्स थे 39B, जिसमें संपत्ति का संकेंद्रण ना हो, संपत्ति का समान वितरण हो, ये भी हमने पढ़ा था इस तरीके से।
संसाधनों का समान वितरण हो, ये वाले इन आर्टिकल्स की अगर कोई कानून बनाती है राज्य सरकार, स्टेट, तो उनको अगर ये कानून बनाते टाइम पे आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 19 का इनका उल्लंघन हो जा रहा होता है ना, तो उसको उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस तरीके से ये ऐड कर दिया गया था, किसमें, इसको संवैधानिक मान लिया था किसने, सुप्रीम। और एक जो 42वां जब संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, इसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है। और चूंकि वो 42वां संविधान संशोधन काफी बार पढ़ चुके हैं, उसमें संविधान को बदलने की कोशिश की गई थी, मतलब बहुत सारे चेंज करने की कोशिश की गई थी। तो उसको इस तरीके से विस्तारित किया गया था कि बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं, मतलब कोई पोर्शन बचा नहीं था जिसमें कि कोई संविधान संशोधन नहीं किए गए हों। तो 42वां संविधान संशोधन में डीपीएसपी की प्राथमिकता एवं सर्वोच्चता को मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया था। मतलब वो 39 बी और 39 सी वाली बात थी ना, 39 बी 39 सी को, इसकी जो मेन प्रायोरिटी स्टार्ट हो गई थी किससे, पूर्ण रूप से 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद में इनको वरीयता जो देना था ना, वो पूर्ण रूप से 42वें संविधान संशोधन के बाद में स्टार्ट हो गई थी। देन इसके बाद आता है 1980 का मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स जो केस है ना, उसमें क्या किया जाता है, उसमें अनुच्छेद जो 14 और अनुच्छेद 19 के द्वारा स्थापित मूल अधिकारों को 39 बी और 39 सी में बताए गए निदेशक तत्वों के अधीन मान लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली ये जो अनाउंसमेंट थी 39 बी 39 सी को वरीयता दे दी थी आर्टिकल 14 और 19 पर। वो किस में दी थी, मिनर्वा मिल्स केस में दी थी। इसके अलावा 44वां संविधान संशोधन होता है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है और उसको जोड़ दिया जाता है कहाँ पे, हमने देख लिया था 301 के तहत। अब फाइनल जो इनके बीच में रिलेशन था ना, वो कन्फर्म हुआ था इसी मिनर्वा मिल्स केस में। उन्हें मिनर्वा मिल्स केस कब का था, 1980 का था। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने ये व्यवस्था दी कि भारतीय संविधान है ना, मूल अधिकारों एवं नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में इनको बताया गया था कि एक ही रथ के दो पहिए हो जाएंगे, उसके समान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये एक रथ के दो पहियों के समान है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जो एक दूसरे से कम नहीं है। इन्हें एक दूसरे पर लादने से संविधान की मूल भावना क्या हो जाती है, बाधित होती है। तो मूल भावना और संतुलित संविधान के बुनियादी ढांचे की आवश्यक विशेषता है कि इन दोनों को एक दूसरे का पूरक बता दिया कि एक दूसरे के बैलेंस मतलब संतुलन के ऊपर ये काम करते हैं। और पहिए की तरह है, अगर एक के बिना मतलब सिर्फ एक से हम चला नहीं सकते ना गाड़ी को उस तरीके से। तो निदेशक तत्वों के तय लक्ष्यों को मूल अधिकारों को प्राप्त किए बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब डीपीएसपी के कुछ जो लक्ष्य हमने तय किए हैं ना, उनको प्राप्त किए बगैर हम फंडामेंटल राइट्स भी मतलब कि हासिल नहीं कर सकते। तो इस तरीके की ये व्यवस्था मिनर्वा मिल्स केस में सामने आ जाती है, एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, तो उसके बाद इन दोनों को पूरक माना जाता है। अब इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं, कुछ अंतर हैं इन दोनों में कि किस तरीके से मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों में जो अंतर है उनको समझ सकते हैं। तो पहला ही जो अंतर है ना, वो होता है सकारात्मक नकारात्मक का, कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं अपने आप में क्या है, नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। ये राज्य पर कुछ मामलों में रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, मतलब रोकते हैं, राज्य को प्रतिबंधित करते हैं कई सारी चीजों में, कि जैसे भेदभाव नहीं कर सकते और समानता का आप उल्लंघन नहीं कर सकते कानूनों में, मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। इसलिए इनकी प्रवृत्ति में क्या है, ये नेगेटिव है, जबकि डीपीएसपी पॉजिटिव है। पॉजिटिव किस लिए है, क्योंकि राज्य पर कुछ मामलों में मतलब कि कुछ दायित्व तो है ना राज्य के, वो बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, कल्याणकारी राज्य कैसे बनाया जा सकता है और किन किन को मतलब जरूरतमंदों के लिए क्या क्या राज्य कर सकता है, इसलिए इनको पॉजिटिव कंसेप्ट के रूप में देखा जाता है। दूसरा अंतर की बात करें तो ये क्या है, गैर न्याय ये न्यायोचित है, इनको न्यायालय में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी इनके हनन पर हम क्या कर सकते हैं, न्यायालय में जाके फंडामेंटल राइट्स को लागू करा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी जस्ट अपोजिट हो जाता है कि इनको ये गैर न्यायोचित प्रकृति के होते हैं, इनको अगर आप इनको उल्लंघन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। इसी तरीके से डीपी जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें वो भी गैर परिवर्तनीय है, उनके उल्लंघन के लिए भी हम कहाँ नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। इसके अलावा तीसरा जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा का काम करते हैं, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा काम करते हैं फंडामेंटल राइट्स, जबकि जो डीपीएसपी है वो राज्य की नीति का समर्थन करते हैं। इसके अलावा और वो बात करें तो कानूनी रूप से मान्य है, ये कानूनी रूप से मान्य नहीं है, केवल राज्य पर नैतिक एवं राजनीतिक जो दबाव है वो डालते हैं, या फिर राजनीतिक एवं जो नैतिक है ना वो मान्यता देते हैं, राज्यों को ड्यूटीज देते हैं एक प्रकार से। इसके अलावा ये लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करते हैं फंडामेंटल राइट्स, जबकि जो डीपीएसपी है वो क्या स्थापित करते हैं, वो कल्याणकारी राज्य को प्रोत्साहन करते हैं, समाजवादी प्रकृति के ज्यादा है। और
इसके अलावा इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती कि फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए आपको कानून बनाने पड़ेंगे। कोई कानून की जरूरत नहीं है, संविधान में सीधे सीधे इनका प्रावधान को क्या किया, वर्णन किया गया है। लेकिन अगर डीपीएसपी को लागू करना है ना हमें, तो डीपीएसपी को लागू करने के लिए हमें क्या बनाने होंगे, विधान की आवश्यकता होगी, कई सारे कानून बनाने होंगे। जैसे हमने मैंने काफी सारे कानूनों को बताया था कि राज्य ने विभिन्न कानूनों के माध्यम से डीपीएसपी को लागू करने की, इन सारी व्यवस्थाओं को लागू करने के क्या क्या बहुत सारे प्रावधान किए हैं। तो ये सारे क्या हो जाते हैं। इसके अलावा एक मेन अंतर ये भी है ना, जो आप ये लिख सकते हैं कि अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है कोई संविधान संशोधन में या किसी नई विधि में, तो जहां तक सब फंडामेंटल राइट्स का जो उल्लंघन हो रहा है ना, वहां तक सुप्रीम कोर्ट उनको क्या असंवैधानिक घोषित कर सकती है। लेकिन अगर डीपीएसओ के उल्लंघन करने वालों की बात करें कि कुछ ऐसा कानून बना रहे हैं जिससे डीपीएसपी का उल्लंघन हो रहा है, तो उसको असंवैधानिक या अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। लेकिन इस आधार पर मतलब विधि की वैधता को इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है कि इन निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। कोई अगर कानून बनाया जा रहा है और इसका उल्लंघन हो रहा है तो उनको वैध भी ठहराया जा सकता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो फिर भाई उसको क्या करेंगे, असंवैधानिक या अवैध घोषित कर सकता है, जहां तक कि उसका क्या हो रखा है, विरोध हो रखा है, या फिर जहां तक कि वो इनका उल्लंघन कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये उनके बीच में फंडामेंटल राइट्स की कंप्लीट डिबेट और उनके बीच में क्या संबंध क्या था वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कुछ जो थे फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसी भी थी, सॉरी डीपीएसपी कुछ ऐसे भी थे जिनको मौलिक अधिकारों तक मतलब कि अपनी पहुंच बना ली थी धीरे धीरे बहुत सारे संविधान संशोधन के माध्यम से। जैसे पहले शिक्षा जो था, आर्टिकल 45 जो था, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा निर्देश मात्र थी कि आपको देना होगा। निर्देश मात्र था मतलब राज्य कर्तव्य था, आपको देना होगा। लेकिन फिर जुडिशियल जो हस्तक्षेप करता है, न्यायिक उन्नी कृष्णन केस आता है 1993 में, सुप्रीम कोर्ट ने इसको आर्टिकल 21 के तहत क्या कर दिया, मौलिक अधिकार बना दिया। 21(1) हमने पढ़ा था, आर्टिकल 21(1) बना दिया। और बाद में 86वें संविधान, पहले तो इसको मौलिक अधिकार बनाया और देन 86वें संविधान संशोधन में 21(1) अलग ही आर्टिकल जोड़ दिया शिक्षा के लिए। 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद ने, न्यायालय ने तो स्टार्टिंग पहल की थी कि इसको आर्टिकल 21 के तहत क्या माना जाए, मौलिक अधिकार। और जब संविधान में जोड़ा किसने था, संसद ने, 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। यानी कि डीपीएसपी से चलकर कहाँ पहुंच गया, ये फंडामेंटल राइट्स बन गया। और इसी तरीके से आवास का सफर था कि 39 डीपीएसपी में आवास के लिए निर्देश थे, लेकिन न्यायालय इसको लागू नहीं, न्यायालय में लागू नहीं हो सकता था क्योंकि डीपीएसपी गैर परिवर्तनीय है, गैर न्यायोचित है। बाद में एक फैसला आता है ओलिगा टेलीज 1985 का केस है, जिसमें बॉम्बे में फुटपाथ वासियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत आवास का अधिकार बनाया कि फुटपाथ वासियों के लिए एक आवास का अधिकार हो। इस केस में ओलिगा टेलीज 1985 में देन क्या होता है, संविधान जीवन या संविधान का वो आवास का अधिकार हो जाता है ना आर्टिकल 19 के तहत, इसको मौलिक अधिकार बनाते हैं, मौलिक अधिकार तक का सफर प्राप्त कर लेता है वो। तो ये दो कुछ इस तरीके से भी थे कि जो डीपीएसपी होते हुए बाद में क्या बन जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स तक का क्या कर लेते हैं, सफर तय कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य भी थे, कुछ अन्य डीपीएसपी जैसे मतलब प्रावधान है जो केवल डीपीएसपी में 36 से 51 तक आर्टिकल शामिल नहीं है। उसके अलावा बाहर भी थे, जैसे कि हम आर्टिकल 16 भी कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो डीपीएसपी के जैसे सिमिलर लगेंगे कि एक तो जैसे सेवाओं के लिए SC/ST के दावे, उनके लिए आरक्षण, उनको पदोन्नति में आरक्षण, उनको मतलब शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उनको भी मेन पृष्ठभूमि में लाने के लिए, समाज की पृष्ठभूमि में उनको मुख्य धारा में लाने के लिए ही प्रावधान है जो कि डीपीएसपी से सिमिलर लगते हैं। इसके अलावा उनके जो सदस्य थे SC/ST के जातियों के सदस्यों के दावे किसमें, प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए। आर्टिकल जब हम आगे पढ़ेंगे ना, भाग 16 के अंतर्गत आर्टिकल 325 में, जो भाग 16 में 325 आर्टिकल, उसमें भी ये सारे दावे आएंगे फंडामेंटल राइट्स के अलावा। इसके अलावा जैसे भाग 17 में एक आर्टिकल आता है 350 के, वो किससे संबंधित है, वो है मातृभाषा में शिक्षा से संबंधित है। जैसे राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकार भाषा या अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा की प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा स्तर पर मातृभाषा शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। मतलब प्राइमरी एजुकेशन है उसके लिए जो भाषा का माध्यम होगा वो चूज किया जाएगा, मातृभाषा हो। तो ये भी डीपीएसपी के प्रावधानों के तहत ही आता है। वहीं हिंदी भाषा के विकास के लिए जो भाग 17 में ही आर्टिकल 351 जो है ना, जब आगे भी हम इनको पढ़ेंगे तो वो भी कर्तव्य देता है संघ का कि हिंदी भाषा का क्या करे, प्रसार करे। तो ये सारी चीजें हो जाते हैं।
तो डीपीएसपी के कुछ अदर प्रावधान हमने देख लिए। इसके अलावा हमने कुल 16 अनुच्छेद देखे हैं और कुछ केसेस हमने ये देखे, संविधान संशोधन कौन कौन से हुए ये सारे देख लिए। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जिनको हम जल्दी से रिवीजन कर ले कि नॉन जस्टिफिएबल हैं, गैर न्यायोचित हैं, यूसीसी अभी तक लागू नहीं हुआ, लेकिन कई सारे स्टेट हैं जिनमें यूसीसी लागू हो चुका है। तो आपको बताना है कि किन किन राज्यों में जो है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना अभी तक लागू हो चुका है। आज है एक जो दो एक आज है 3 अगस्त 2026 और 3 अगस्त 2026 तक किन किन राज्यों में अभी तक यूसीसी लागू किया जा चुका है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे। और कौन कौन से 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए आर्टिकल्स भी हमने देख लिए थे। 86वें संविधान संशोधन में शिक्षा मौलिक अधिकार बनी, मिनरवा में उस केस इसमें इन दोनों को एक दूसरे के पहिए के एक गाड़ी के दो पहियों के समान बताया पूरा बताया गया था, वो हमने देख लिया। यूसीसी 44वें संविधान संशोधन में आता है। तो ये सारी चीजें हमने क्या कर ली, डीपीएसपी के बारे में मैंने कोशिश किया कि कुछ छूटे ना, सारी चीजें मैंने बता दी। इसके अलावा मौलिक अधिकार एवं डीपीएसपी मिलकर भारत को एक न्यायपूर्ण समतामूलक समाज कल्याणकारी राज्य बनाने का रोड मैप प्रस्तुत करते हैं। और अगर मतलब आर्टिकल्स है ना उनको एक सीक्वेंस में आपको मैं आपका आर्टिकल्स भी सीक्वेंस में जल्दी से रिवीजन करा देता हूँ। जैसे कि आर्टिकल 36 क्या बोल रहा है, राज्य की परिभाषा से संबंधित था। 37 था वो कि इनकी प्रवृत्ति कैसी होगी, गैर न्यायोचित प्रकृति का होगा, ये बोल रहा था। 38 के बारे में देखे तो राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए कुछ सामाजिक व्यवस्थाओं को बढ़ावा देना उद्देश्य। 39 के लिए राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ निर्देशक सिद्धांत संसाधनों का समान वितरण नहीं हो, तो संसाधनों का समान वितरण हो, संकेंद्रण नहीं हो, समान कार्य के लिए समान वेतन हो, और महिलाओं को भी पुरुषों के समान वेतन मिले। ये सारी चीजें 39 में पढ़ी। लीगल फ्री एड पढ़ा 39A में। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन पढ़ा। 41 में हमने पढ़ा कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सहायता दे सकते हैं, राज्य का ड्यूटी होगी, जैसे निःशक्तता हो जाए, वृद्धावस्था हो जाए, इन सारे केसेस में। वहीं 42 में हमने देखा कि न्यायोचित मानवीय कार्य दशाओं के लिए आपको काम मिल रहा है। पहली बात, आपको काम का अधिकार मिला, अब काम मिल गया तो आपको काम के लिए उचित दशाएं भी मिलनी चाहिए। मातृत्व प्रस्तुति जो है ना इसमें आपको सहायता मिलनी चाहिए राज्य की तरफ से कुछ। इसके अलावा 43 हमने देखा था कर्मचारियों को निर्वाह के लिए एक न्यूनतम वेतन की व्यवस्था राज्य करेगा। 43A में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता का वर्णन। 43B भी जोड़ा गया था। 97वां संविधान संशोधन 2011 सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दे रहा था। 44वां तो यूसीसी के लिए था ही। 45वां था बालपन पूर्व देखभाल, इन 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा का उपलब्ध करवाने का कर्तव्य किसका होगा, राज्य का होगा। इसके अलावा 46 के लिए में SC ST कमजोर वर्गों के लिए आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के प्रावधान किए गए 46 में। और 47 हमने देखा था कि पोषाहार का स्तर बढ़ाना, जीवन स्तर को सुधारने के लिए जन स्वास्थ्य को बेहतर करना, ये किसका, सरकार का जिम्मेदार हो। और इसके अलावा जो मादक पदार्थ है उन पर प्रतिबंध, मैंने बताया था कि 47 से सरकार ने इस तरीके से ट्रिक बताई थी कि मादक जो नशेड़ी है ना उनको समाप्त कर दिया था। इस तरीके से याद कर लेना, ऐसा कोई मतलब नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए बताई थी। 48 में कृषि और पशुपालन के लिए नई नई टेक्नोलॉजी की बात की थी। 48A में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा की बात हमने पढ़ी थी 48A में, जो कि वो किससे जुड़ा, 42 संविधान संशोधन में। 49 में स्मारकों एवं राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं को संरक्षण की बात की थी। और 50 में न्यायपालिका, सेपरेशन ऑफ पावर की देखा था हमने, कार्यपालिका में न्यायपालिका से अलगाव 50 में। और 51 जो लास्ट आर्टिकल था फॉर डीपीएसपी का, उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समझौतों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य के क्या क्या कर्तव्य होंगे वो हमने देखे थे। तो ये क्विक रिवीजन हो गया सारे आर्टिकल्स का, किसका, डीपीएसपी का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक में हम मूव कर जाते हैं, वो क्या है, वो है फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी मूल कर्तव्य, क्योंकि इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक तो आपको 11 के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है वो याद होनी चाहिए। पहले इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेटिव जो फैक्चुअल वगैरह कंसेप्चुअल वगैरह इन्फॉर्मेशन है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, वो हम देख लेते हैं। तो पहली बात, कहाँ से इनका उद्भव कैसे हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्यों का उद्भव कहाँ से होता है। तो स्टार्टिंग होती है इनकी, ये जो स्वर्ण सिंह समिति है ना, उन्होंने सिफारिश की थी, 1976 में बनाई गई थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, किसका रिव्यू करने के लिए, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल जब लगा था 1975 से 77 के दौरान,
फंडामेंटल कर्तव्यों एवं उनकी आवश्यकताओं से संबंधित संस्तुति देनी थी इनको कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। तो इन्होंने फिर क्या किया था, अपनी रिपोर्ट दी थी, सिफारिश की थी, और इन्होंने क्या किया था, केवल भारत के लिए 8 फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं उनको जोड़ने की सिफारिश की थी। लेकिन जब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, इनके रिकमेंडेशंस को माना गया। बहुत सारी कुछ ऐसी भी थी जिनको नहीं माना गया। तो जोड़ी कितनी गई, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। और इसके अलावा एक और जुड़ी थी, कब, वो 86वें संविधान संशोधन से, जो एजुकेशन वाली लास्ट वाली थी, वो जोड़ी गई थी 86वें संविधान संशोधन में। कुछ कई बार क्वेश्चन पूछता है कि इनकी रिकमेंडेशंस थी वो तो मान ली गई थी, 8 तो मान ली गई थी, लेकिन कुछ ऐसी थी जो नहीं मानी गई थी। तो वो कौन कौन सी थी, वो थी, एक आपको अच्छे से याद रखना है ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारी जगह पे लिखा नहीं होता, ये हम इतना पढ़ लेते हैं स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये सारी चीजें, लेकिन कौन कौन सी सिफारिश कई बार आ जाता है। तो इन्होंने सिफारिश की थी, मैं 3 चीजें आपको बता रहा हूँ। पहला तो इन्होंने क्या 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 कहा था कि जो संसद है ना, किसी आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान तब कर सकती है जब कोई किसी कर्तव्य के अनुपालन से इनकार कर दे। यानी कि इन्होंने कहा था कि अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लंघन कर रहा है या अनुपालन नहीं कर रहा, तो संसद क्या कर सकती है, उसके ऊपर आर्थिक दंड लगा सकती है, सजा का प्रावधान भी कर सकती है। ये स्वर्ण सिंह समिति ने, मतलब जो सरदार स्वर्ण सिंह थे, उन्होंने ये सिफारिश की थी, लेकिन ये नहीं माना गया था। दूसरा, इसी तरीके से उन्होंने मूल अधिकारों के लागू करने के आधार पर, फंडामेंटल जो कर्तव्य हैं उनके अरुचिकर होने के आधार पर, कोई भी कानून इस तरह से का अर्थदंड या सजा लगाने का प्रावधान अदालत द्वारा नहीं करेगा। तो मूल अधिकारों को लागू करने के आधार पर। तीसरी जो इन्होंने बात की थी, वो कर अदायगी भी नागरिकों का मूल कर्तव्य होगा। टैक्स को भी इन्होंने माना था कि ऐड किया जाए कि टैक्स भी ड्यूटीज होनी चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। तो ये 3 चीजें थी जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से थी, लेकिन इनको माना नहीं गया था। तो वही ओरिजिन इनको मूल संविधान में थे नहीं, तो स्टेटमेंट आ जाए कि मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था, तो नहीं, ये मूल संविधान में नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन में, और ये कमेटी जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़ा गया था। और राइट्स विदाउट ड्यूटीज, अधिकारों के साथ कर्तव्यों को संतुलन बनाने के लिए, कि फंडामेंटल ड्यूटीज और कर्तव्यों में बैलेंस बनाने के लिए कौन से अधिकार होंगे, कौन से कर्तव्य होंगे, नागरिकों की सामाजिक जिम्मेदारी जगाने के लिए, संदेश देने के लिए राइट्स विदाउट ड्यूटीज एनआरकी जो है, उसके लिए ये ऐड किए गए थे। और अब टोटल 11 है, 42वें संविधान संशोधन में 10, 86 में 1, ये सारी चीजें हमने देख लिया। दूसरा, मैंने अभी डीपीएसपी के साथ भी बताया था कि नॉन जस्टिसेबल हैं या गैर न्यायिक प्रकृति के हैं, गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं। इनके उल्लंघन यदि होता है तो सीधे, मतलब न्यायालय में आप सीधे नहीं जा सकते इनके उल्लंघन के आधार पर, लेकिन बहुत सारे कानून वगैरह भी तो है ना, वो बनाए गए संसद के द्वारा। अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज, कुछ कर्तव्यों का उल्लंघन करते हैं, जैसे कि राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आप अपमान करते हैं, तो आपको सजा हो सकती है। इनके लिए कुछ प्रावधान अलग से किए गए हैं। सीधे के सीधे आप जो है, आप पर जो एक्शन हो सकता है उन कानूनों के हिसाब से, लेकिन आप सीधे न्यायालय में नहीं जा सकते कि इन्होंने मतलब कि फंडामेंटल कोई ड्यूटी है, उसके क्या किया है, उसका उल्लंघन किया है। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो आपको याद होनी चाहिए। दूसरा, ये कानूनी रूप से नैतिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, इन पर कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है, किसी की व्यक्ति की आपको कानूनी अपर बाउंडेशन है। तो मैं एक एक को थोड़ा डीपली पढ़ा रहा हूँ, थोड़े अच्छे से, कि जो पहला है, टोटल 11 होंगे। पहला जो है आर्टिकल, मैंने बताया नहीं आपको, आर्टिकल ये आएगा संविधान का भाग 4A, मतलब 4 तो था डीपीएस भी, उसी में ऐड किया गया 42वें संविधान में 4A, या इसको क्या भी लिख सकते हैं 4K या 4A में जोड़ा गया। और आर्टिकल था, जो लास्ट आर्टिकल था डीपीएस का, उसी में 51A जोड़ दिया गया, आर्टिकल 51। और उसी की हम पढ़ेंगे 51A स्मॉल ए, 51A में स्मॉल ए स्मॉल बी, ऐसे के तक पढ़ेंगे, 11 हो जाएंगे के तक, स्मॉल के तक। तो ये आप देख रहे हैं आर्टिकल्स हो गए। अब हम एक एक से स्टार्ट करते हैं। पहला है जो संविधान का पालन से संबंधित है, जिसमें लिखा है भारतीय संविधान, कानूनों, राष्ट्रीय ध्वज, उसके संस्थाओं को, और राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का क्या करना, आदर करना है। ये इसमें आर्टिकल 51(1)(a) में क्या है कि राष्ट्रीय भारतीय संविधान के कानूनों के, राष्ट्र ध्वज की, तिरंगे की सम्मान करें। महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जो संविधान है ना, वो भारत के संविधान क्या है, राष्ट्र की नींव है। हमारे यहाँ पे क्या है, संविधान की सर्वोच्चता है, तो क्या है, देश के लिए नींव के रूप में काम करता है संविधान। और नागरिक एवं राज्य से संबंधित, राज्य और जो नागरिक है ना, इसी से संबंध है, किससे, संविधान से। तो राष्ट्रगान के समय खड़ा होना, तिरंगे का सम्मान करना, कानूनों का पालन करना, ये सारी मोरल ड्यूटीज हैं जो कि हमें मिली हैं किससे, इन फंडामेंटल ड्यूटीज के आर्टिकल 1 के तहत हमें ड्यूटीज मिली हैं। इसके अलावा
स्कूलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों, सरकारी संस्थानों में भी संवैधानिक मर्यादा बनाए रखना हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। इसके अलावा आप दूसरे की बात करें, इसके लिए कुछ अधिनियम जो मतलब प्रावधान किए गए हैं, जो एक वर्मा समिति बनाई गई थी 1999 में। 1999 में एक वर्मा समिति बनाई गई थी। उन्होंने कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान की और उनके क्रियान्वयन के लिए कुछ कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था की थी। कुछ कानूनी मतलब कैसे लागू किया जाए इन फंडामेंटल ड्यूटीज को, कुछ मूल कर्तव्यों को, तो उनके लिए उन्होंने कुछ कानूनी प्रावधान करने की कुछ व्यवस्थाएं की थी, जिसमें इस आर्टिकल से पहले हमने पढ़ा, इससे संबंधित ये हो जाता है कि जो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम है 1971 का, इसके तहत यदि भारत के संविधान की, राष्ट्रीय ध्वज की, राष्ट्रीय गान का अगर कोई अनादर करता है ना, तो उसके लिए आपको सजा मिल सकती है। तो ये जो एक्ट, जो कानून बनाया गया था ना, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम जो 1971 है, वो इसी से संबंधित था। वर्मा समिति आपको याद रखनी है, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है, 1999 में बनाई गई थी। ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात करें, क्योंकि यहाँ पे है ना क्रम, पीपीटी में थोड़ा क्रम, जब पीपीटी बनाते टाइम जो क्रम है, जो सीक्वेंस जो है वो सही नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। बाद में जब मैं पीपीटी आपको पीडीएफ अपलोड करूंगा तो इसको चेंज कर दूंगा। तो दूसरा जो फंडामेंटल कर्तव्य है हमारा है, वो है स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श थे ना, जो राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारे हुए थे स्वतंत्रता दिलाने से पहले, उनमें जो हमारे आदर्श थे, तो उनको हमें हृदयों में संजोए रखना है, उनका सम्मान करना है और उनको हृदय में संजोए रखे उनका पालन करना है। जो उच्च आदर्श हमने, जैसे बहुत सारे आदर्श, अहिंसा का, एक तो गांधी जी का अहिंसा का ले सकते हो, और काफी सारे जो सिद्धांत थे, और इन को क्या करना है, हमें हृदय में संजोए रखना है आंदोलन से प्रेरित होने वाले उच्च आदर्शों को, जो कि भारत की क्या है, नींव है, भारत के संविधान की नींव है, भारत के स्वतंत्रता की नींव थे, उनको हमें सम्मान करना है, उनकी पालना करना है। और इसके अलावा तीसरा जो था, तीसरा फंडामेंटल राइट्स था, मतलब 51 एक ए के साथ सी, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप सीक्वेंस में याद रखना। ये पीपीटी में चेंज कर दूंगा, इसमें थोड़ा बहुत ये ऊपर यहाँ पे चेंज कर दिया इन्होंने, थोड़ा गलत कर दिया, ये सीक्वेंस सही नहीं है। तीसरे की बात करें तो है भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना। भारत की एकता, अखंडता की रक्षा करना, उसे अक्षुण्ण बनाए रखना, ये तीसरी फंडामेंटल जो ड्यूटीज है हमारी, वो है। हालांकि उसमें ये नहीं पूछेगा कि 51(1)(b) में क्या था, 51(1)(c) में बहुत ही ज्यादा छोटे एग्जाम्स होंगे ना, वन लाइनरी एग्जाम बहुत ज्यादा फैक्चुअल है ना, उनमें इस तरीके से पूछता है। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके से आते हैं, 3-4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से हमें ये एक बताना होगा कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज है, या फिर 3-4 में से बताना है कौन सा नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आप वैसे भी मतलब इनको याद कर सकते हैं, इन सारी डिटेल्स को आप याद रख सकते हैं। चौथा जो है वो है देश की रक्षा करने पर आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए हमें मतलब कि तुरंत तैयार रहना है, कि जब भी देश की रक्षा की बात आए या राष्ट्र सेवा के लिए अगर याद किया जाए देश के द्वारा, तो उसकी सेवा के लिए राष्ट्र की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी हो। जैसे सेना में भर्ती होना, आपातकाल की स्थिति में हम सेवा देना, और राष्ट्रीय आपातकाल में सहायता देना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA इसके तहत आता है। पांचवा जो है भारत के सभी लोगों में समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना है, और धर्म, भाषा, इसके साथ प्रदेश, कोई वर्ग आधारित सभी भेदभावों से मतलब किसी प्रकार से भेदभाव ना करो, सभी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। मतलब ऐसी कोई भी प्रथा है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, तो हमें वो प्रथा ही नहीं अपनानी। ये कौन कहता है, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी 5वें नंबर की, कि हमें ऐसी सारी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों को सम्मान नहीं करती हो, और भावना, भ्रातृत्व की भावना, बंधुता की भावना और भेदभाव से परे रहकर हमें ये सारी भावनाओं का विकास करना है। इसके अलावा 6 की बात करें तो हमारी जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति की गौरवशाली परंपरा एवं महत्व को समझे, उसका परिरक्षण करे, ये बोलता है 6ठा आर्टिकल जो है। हमारी संस्कृति एवं गौरवशाली परंपरा को, महत्व को समझते हुए हमें उसका क्या करना है, संरक्षण करना है हमारी संस्कृति का। इसमें प्राचीन मंदिर, स्मारकों की देखभाल करना, परंपरागत कला संगीत सीखना, स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना, ये शामिल है। पर्यटन स्थलों की सुरक्षा, वहाँ पे अनुशासन बनाए रखना, जैसे कचरा वगैरह नहीं फैलाना, ये भी कहीं ना कहीं हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटीज का ही, उनकी संरक्षण का ही एक पार्ट हो जाता है। तो कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्शन, यूनेस्को साइट्स, इंटेंजिबल कल्चरल जो हेरिटेज साइट्स है भारत की, उनका हमें क्या करना है, उनका गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझकर उनका परिरक्षण करना, उसका संरक्षण भी करना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है प्राकृतिक पर्यावरण की, इसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीवों की रक्षा करें, उनका संवर्धन करें, प्राणी मात्र के प्रति क्या बनाए रखे, दया भाव बनाए रखना हमारा कर्तव्य हो जाए, कि हमें
पर्यावरण की रक्षा करनी है, जीवों की और भी जो पर्यावरण के कई सारी जो तत्व हैं, पर्यावरण के ही जो रूप है प्रकृति के, वन, झील, नदी, इनकी हमें रक्षा करनी है, वन्य जीवों की रक्षा करनी है, उनका संवर्धन एवं प्राणी मात्र के प्रति क्या करना है, दया भाव को क्या करें, बनाए रखना है। जैसे इसी के लिए भारत का जो आदर्श भी है कि पृथ्वी हमारी माता है और इसे बचाना हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। पेड़ लगाना, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट की बात करें तो वह है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसके लिए, इनोवेशंस, नई नई इनोवेशंस के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ये हमारा क्या है, फंडामेंटल एक ड्यूटी है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन के लिए सुधार की भावना विकसित करें। नेक्स्ट जो है वह सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। मतलब अहिंसा का जो हमारा आदर्श था उसको मानने के लिए ही 9th नंबर पे आ जाता है, हमारा एक कर्तव्य जोड़ दिया गया है कि हमें सार्वजनिक जो संपत्ति है, जैसे कि कई बार क्या हो जाता है, प्रोटेस्ट वगैरह हिंसा का रूप ले लेता है, तो जो सार्वजनिक संपत्ति वगैरह, रेल वगैरह को जला दिया जाता है, बसों को जला दिया जाता है, सार्वजनिक संपत्ति जो सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो ये उचित नहीं है। क्योंकि हमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है उसमें हमें इनका संरक्षण करना है। ये हमारी खुद की जो है ना संपत्ति, वो सबकी संपत्ति है, तो ये हमारा क्या है, दायित्व है एक कि हम इस संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहे। क्योंकि जो हमें आंदोलन का अधिकार है, राइट टू प्रोटेस्ट है, लेकिन वो शांतिपूर्ण है, उसमें भी कहीं पे हिंसा की बात नहीं की गई। इसके अलावा नेक्स्ट है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों की सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने और सतत प्रयास करें, जिससे क्या होता है, राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति एवं उपलब्धियों को, नई ऊंचाइयों को छू सके। कि हमें जो है वो खुद के स्तर पर भी और सामूहिक रूप से भी अपने को मतलब सीखते वगैरह, इनोवेशंस वगैरह इस तरीके से बढ़ना है, नए नए नवाचार करने हैं खुद को, ताकि उत्कर्ष पर पहुंच सके, इसमें देश का भी क्या हो सके, विकास हो सके, देश का विकास, देश को भी नई नई इनोवेशंस प्राप्त हो सके। तो ये सारी चीजें। और फिर जैन वो लास्ट जो जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 2002 में। 2002 में हुआ था 86वां संविधान संशोधन, उसमें जोड़ा गया था लास्ट 51 कैपिटल ए और के स्मॉल के, जैसे 11वें नंबर का फंडामेंटल राइट, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की उम्र के अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ये हमने देख लिया। वैज्ञानिक सोच तो है ही। इस वैज्ञानिक सोच वाले में जैसे विवाह, दहेज प्रथा, बाल विवाह ना हो, जातिगत भेदभाव जैसी कुप्रथाओं का विरोध करना, तो शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, मॉडर्न थिंकिंग के तहत चलना है हमें, देश के बदलते जो परिप्रेक्ष्य के हिसाब से। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में कर्तव्य होता है, क्योंकि देखो 21(1) में तो था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार होगा कि उनको शिक्षा से बिल्कुल भी वंचित नहीं कर सकते। फिर जो डीपीएस में 45 देखा था हमने, उसमें पेरेंट्स का क्या था, सॉरी, राज्य का कर्तव्य था कि वो इतने संसाधन उपलब्ध कराएं कि बच्चों को शिक्षा मिल सके 6 से 14 वर्षों। वो राज्य पर, स्टेट पर आ गया डीपीएस भी, और फंडामेंटल राइट्स तो मतलब बिल्कुल उल्लंघन ही नहीं किए जा सकते। और ड्यूटीज में क्या था कि माता पिता पर थोप दिया गया ये काम, कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करे, शिक्षा जरूर दिलाए। शिक्षा दिलाने का काम किसका, फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया गया, किसका, पेरेंट्स का बना दिया गया, शिक्षा की राष्ट्रभाव से। इसके तहत ही फिर बाद में क्या, राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया 2009, मिड डे मील वगैरह से, ये सारी चीजें राज्य के द्वारा क्या क्या किए गए, स्कूल्स खोले गए सरकारी वगैरह, और मिड डे मील की सुविधा की गई ताकि क्या एडमिशन बढ़ सके, बच्चे कम से कम मतलब कि एक तो उनको उचित पोषण मिल सके, दूसरे एडमिशन्स भी बढ़ सके, बच्चे अपने पोषण के लिए स्कूलों को ज्वाइन करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो साक्षरता है वो बढ़ सके। RTI चाइल्ड राइट एजुकेशन पॉलिसी बनाना धीरे धीरे स्टार्ट कर ले, मतलब राज्य अपने तरह थे, और फंडामेंटल राइट्स तो है ही। तो ये शिक्षा के बारे में था और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में था। कुछ अन्य विशेषताओं की बात करें ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे कि उनमें से ये हमने पढ़ा 11, इनमें से कुछ नैतिक ड्यूटीज़ हैं, तो कुछ नागरिकों की ड्यूटीज़ हैं, तो उन कुछ नैतिक ड्यूटीज, उदाहरण के लिए जैसे स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों की सम्मान करना, हमने एक फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ी। ये क्या है, हमारा मोरल ड्यूटी है, एक नैतिक कर्तव्य है, मोरल ड्यूटी है हमारी कि हम उन आदर्शों का क्या करें, सम्मान करें। जबकि राष्ट्र ध्वज हो गया, राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा क्या हो जाता है, एक हम नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हमारा सिटीजन कर्तव्य है, नागरिक कर्तव्य है, और ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा ये मूल्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म पद्धतियों से भी संबंधित है। जैसे भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों को क्लासिफिकेशंस करते हैं, हमारी संस्कृति को बनाए रखना, विरासत का संरक्षण, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा कुछ मूल अधिकार जो अभी लोगों के लिए हैं,
चाहे वे नागरिक हो या विदेशी, लेकिन वो मूल कर्तव्य केवल क्या है, नागरिकों के लिए है। ये चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में बता देनी चाहिए थी कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है ना वो केवल भारत के ये किन किन पर लागू होती है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो सिटीजन्स है ना केवल उनके लिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स कुछ मतलब 15, 16, 19, 29 को छोड़ दो तो बाकी किन के लिए थी, बाकी उनके लिए थी, किन के लिए, सभी के लिए थी। 15, 16, 19, 29 केवल नागरिकों के लिए थी। तो एक इनके बारे में ये है कि निदेशक डीपीएसपी की तरह क्या एक गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं। सभी आपस हम अपन क्या नहीं कर सकते, सीधे न्यायालय के जरिए इनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं करवा सकते कि सीधे न्यायालय में जाकर इसको फोर्स करें इनको कि इनका क्रियान्वयन होना चाहिए, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है कि उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, यानी इनके खिलाफ हनन के खिलाफ हम कोई कानूनी संस्तुति नहीं दे सकते। यद्यपि संसद अगर चाहेगी ना तो उपयुक्त कानून बना दे और इनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। जैसे कि हमने देखा था कि कुछ कानून भी बनाए थे संसद ने, जैसे कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 हो गया, मैंने इसके बारे में बताया था। इसके अलावा बहुत से आपराधिक कानून लोगों के मध्य भाषा, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भी बनाई गई, दंड देने की व्यवस्था की गई थी। जैसे कि 1976 का जो था सिविल नागरिक संहिता अधिनियम 1976 का था, इसका नाम बदल दिया गया था, पहले अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम था। 1955 में उसको सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया। इसके अलावा आईपीसी की धाराएं मतलब तो उनको चेंज कर दिया गया है, बीएनएसएस में सीआरपीसी को, आईपीसी को, तो उनमें भी बहुत सारे जो है राष्ट्र की एकता अखंडता बनाने के लिए कई सारे दंडात्मक जो है ना प्रावधान किए गए हैं अगर आप उनका उल्लंघन करते हो। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम हो गया 1951 का, वो भी कहीं ना कहीं इसी से, जैसे भ्रष्टाचार में संलिप्त, धर्म के आधार पर मत मांगने, लोगों के धर्म, जाति, भाषा के आधार पर अगर कोई भी भेद करता है तो संसद सदस्यों एवं राज्य विधानमंडल सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था की थी, आरपी 1951 के तहत हो गया। वहीं जैसे वन्य जीव अधिनियम संरक्षण अधिनियम हो गया 1952, दुर्लभ एवं लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाना, ये भी कहीं ना कहीं संसद के द्वारा बनाया गया और डीपीएसपी के लिए ही मतलब जिम्मेदार कुछ कानून हो जाते हैं। वनों की रक्षा के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980, इस तरह के बहुत से कानून हैं जो कहीं ना कहीं जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को, और अगर इनका उल्लंघन होता है तो इनके लिए सजा का प्रावधान करते हैं। इसके अलावा अब हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की इन कंपेरिजन देखेंगे, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या रिलेशन है, ये किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित हैं, कौन मौलिक अधिकारों से और मौलिक कर्तव्यों से। तो मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य क्या है, एक दूसरे के पूरक है। अधिकार क्या करते हैं, नागरिकों को संरक्षण देंगे, स्वतंत्रता देते हैं, जबकि कर्तव्य क्या करते हैं, नागरिकों को समाज के लिए, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं, कुछ दायित्व सौंपते हैं जिन दायित्वों के लिए उनको क्या करना होता है, काम करना होता है। इसके अलावा कुछ अंतरों की बात करें, इनमें अंतर क्या क्या है, तो उन अंतरों की बात करें तो मूल अंतर तो क्या हो जाएगा, पहला मौलिक अधिकार राज्य नागरिकों को देता है, और ये किसके लिए होते हैं, ये होते हैं नागरिकों को समाज के प्रति, नागरिकों को समाज के प्रति करने होते हैं, मौलिक कर्तव्य जो निभाने होते हैं समाज के प्रति, समाज में रहते हुए निभाने होते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट्स सीधे राज्य के द्वारा इसको नागरिकों को दिए जाते हैं। दूसरा, न्याय संगतता के आधार पर हम न्यायालय में जा सकते हैं, मौलिक अधिकार नहीं जा सकते, गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं, गैर परिवर्तनीय हैं, तो क्या हो जाएंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज एफडीज हो जाएंगे। संविधान के स्थान कहाँ कहाँ पे इनकी स्थान है ये हमने देख लिया, भाग 3 12 से 20 आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स, भाग 4A आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया। इसके अलावा कब जोड़े गए थे, ये मूल संविधान में थे, हालांकि कुछ संविधानों के संशोधन भी हुए हैं, लेकिन मूल संविधान में ये थे, ये मूल संविधान में नहीं थे फंडामेंटल ड्यूटीज, ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन से। उद्देश्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना, इनका था व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा हो। वही मूल कर्तव्य होता है कि समाज के कुछ दायित्व हैं, कुछ उत्तरदायित्व हैं, वो लोग समझें और अपने आप पर मतलब सामाजिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करें। इसके अलावा इनकी संख्या के आधार पर अंतर निकाला जा सकता है, ये 6 थे, और संपत्ति के अधिकार को बढ़ाया जा चुका है, और ये कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। व्यवहारिक उदाहरणों में मुझे शिक्षा का अधिकार है, राज्य को स्कूल खोलने होंगे। एक एग्जाम्पल है कि फंडामेंटल राइट्स क्या बोलेगा, फंडामेंटल राइट्स के तहत आप बोलोगे मुझे शिक्षा का अधिकार है, राज्य को स्कूल खोलने होंगे। और अगर आप मौलिक कर्तव्यों के बारे में यही बात अगर मौलिक कर्तव्यों के लिए बोलेंगे तो मुझे अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, माता पिता को क्या करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, क्योंकि ड्यूटीज़ क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पेरेंट्स पर ये सारी बाउंडेशन सौंपती हैं कि उनको दायित्व सौंपती है कि उनको बच्चों को अनिवार्य शिक्षा जो है वो कम से कम उसको कंप्लीट तो करवानी है ही 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए। निष्कर्ष, दोनों को संतुलन की बात करें तो अधिकार बिना कर्तव्य अराजकता लाएगा, कि अगर आपके पास कर्तव्य नहीं है, आपके कुछ मौलिक कर्तव्य नहीं है,
लेकिन आपके पास अधिकार है, तो ये अराजकता की स्थिति लाएगा, अनार्की लाएगा। कैसे कि जैसे कि ये अगर आपके पास आपका कोई कर्तव्य नहीं है, कि ये नहीं होता कि आपको राष्ट्रीय गौरवों की जो है राष्ट्रगान राष्ट्र दिवस का सम्मान करना है, तो आप क्या करते हैं, आपको बोलते हैं कि हमें तो राष्ट्र का, हमें तो अधिकार है। आप फ्लैग को नुकसान पहुंचा सकते थे, उसको उसके साथ मतलब बदसलूक या कुछ ऐसा व्यवहार कर सकते थे जो नहीं करना चाहिए। तो फिर वो देश के जो एकता अखंडता कहीं ना कहीं उसका खतरा हो जाता। और आप तो बोल देते कि मेरा तो वाकई में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, और मतलब कि मतलब मेरे को अधिकार हैं, बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा होता था। लेकिन कुछ कर्तव्य भी हैं कि आपको जिनको फुलफिल करना है, तो दोनों का होना ही क्या है अपने आप में। कर्तव्यों के बिना अधिकार, यदि अधिकार हो और सिर्फ सॉरी अधिकार नहीं हो और सिर्फ कर्तव्य हो, तो क्या होगा कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं, सिर्फ कर्तव्य हैं। तो ये दासता हो जाएगी एक प्रकार से, स्लेवरी हो जाएगी कि हम एक प्रकार दासता में जी रहे हैं। हम ना हमें समानता संरक्षण, ना तो हमारे समानता, ना हमें बोलने का अधिकार, ना हमारे पास स्वतंत्रता होगी, ना हमारे पास भेदभाव से संरक्षण होगा। तो हमारे पास फिर कर्तव्य क्या मिलेंगे, फिर तो हमें कर्तव्य भी उसी हिसाब से मिलेंगे। फिर कर्तव्य कि हमें जैसे कोई तानाशाह वाला स्टेट देख लो, उसमें कि हमें बस उसकी जो तानाशाह ने जो डिसीजन लिए उनको फॉलो करना है, उनके बनाए गए रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते जाना है, बस इस तरीके से हो जाता है। तो ये क्या हो जाती है, एक दूसरे के पूरक है। और जैसे वो भी एक दूसरे के पूरक थे, डीपीएसपी और जो है फंडामेंटल राइट्स, ये भी एक दूसरे के पूरक है। निष्कर्ष है कि दोनों का संतुलन एक लोकतांत्रिक समाज बनाता है। अधिकार एवं कर्तव्य मिलकर संविधान की भावना को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। अब इनकी कुछ आलोचना भी हुई और कभी पूछ ले, वैसे जरूरी नहीं है, मैं बता देता हूँ। इनकी आलोचनाएं तो यही है, एक तो ये गैर न्यायोचित प्रकृति की है, और कर्तव्य की सूची का वर्णन नहीं है, कि जैसे इनमें बहुत सारे कर्तव्य, जैसे मतदान का अधिकार, कर अदायगी, परिवार नियोजन वगैरह वगैरह शामिल नहीं है। कुछ कर्तव्य हैं जो अस्पष्ट हैं, बहुत सारे अर्थ उनसे निकल सकते हैं, आम व्यक्ति के लिए समझने में भी कठिन है। जैसे उच्च आदर्श में क्या होगा, समग्र संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, इस तरीके से। और आलोचकों कुछ ऐसे भी आलोचना करते हैं कि संविधान के भाग 4 में इनको शामिल करना मौलिक कर्तव्यों के पूरक एवं महत्व को कम करता है। उन्हें भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए था। कुछ बोलते थे कि उनको फंडामेंटल राइट्स के बाद में तुरंत बाद जोड़ा जाना चाहिए था, फिर आना चाहिए था डीपीएसपी। तो ये तो सारे आलोचना थे कि मेरे हिसाब से कभी आ जाए गलती से, भूला बिसरा, तो आपको बता देना है। तो ये सारा हमारा जो टॉपिक हो जाता है, क्या फंडामेंटल जो है ड्यूटीज का टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में आज का जो हमारा तीसरा टॉपिक है, उसमें हम मूव करते हैं। तो संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। संविधान संशोधन का जो टॉपिक है, तो उसको हम पढ़ेंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसीजर क्या होता है, कितने प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है, कौन सा आर्टिकल संविधान संशोधन का है, और किसको मतलब विधियां क्या क्या होंगी, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगी। आर्टिकल हमें याद रखना है संविधान संशोधन के लिए, आर्टिकल 368 याद रखना है। और संविधान का भाग कौन सा, किस भाग में आता है, ये क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसे दे देता है, एक साइड में दे देता है भाग 20, भाग 19, भाग 18, भाग 17, इस तरीके से दे देगा। दूसरी साइड में ये लिखा होगा, जैसे संविधान संशोधन लिखा होगा, और जैसे यूपीएससी वगैरह, यूपीएससी लिख दिया एक साइड में, एक साइड में लिख दिया कुछ और हमें सुमेलित करना होगा, या फिर ऐसे पूछ सकता है कितने सही सुमेलित हैं, कितने सही सुमेलित नहीं हैं। तो ये किस में आता है, भाग संविधान के भाग 20 के तहत आता है, भाग 20 में आता है, और आर्टिकल 368 के तहत ही आता है। और संविधान संशोधन का ये आदर्श है, जो संवैधानिक अधिकार है केवल संसद को प्राप्त है। और 2024 नहीं 2026 तक के हम संविधान संशोधन जितने हुए हैं वो हमें सारे कवर करेंगे। 106वें संविधान संशोधन जो लास्ट हुआ था वहां तक हम कवर करने वाले हैं। उसमें जो इंपॉर्टेंट है कुछ संविधान संशोधन में मैं बता दूंगा, हालांकि मेन तो जब जब हम पढ़ते जाएंगे, साथ साथ कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन होगा वो हम साथ साथ देखते चलेंगे। लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे भी देख लेंगे। केशवानंद भारती केस में जो संसद की संशोधन की समिति को न्यायिक समीक्षा के तहत ला दिया गया था कि जो संसद है ना, जो अगर क्या करती है न्यायिक समीक्षा, कुछ भी संविधान संशोधन कर रही है, तो उसको भी जुडिशियल रिव्यू के अधीन ला दिया। वो अभी नीचे हम सारी चीजें देख लेंगे, ये सारी चीजें। इसके अलावा देखो संविधान है ना, उसमें संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, पहली बात याद रखना है कि वो केवल संसद के पास है, ना तो राष्ट्रपति ना ही और राज्य विधानमंडल है ना वो संविधान में संशोधन कर सकता है। हालांकि कुछ नहीं प्रक्रिया, कितने प्रकार हैं संविधान में संशोधन करने के, 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला तो है साधारण बहुमत के द्वारा ही संविधान में कुछ संशोधन हो जाए, साधारण बहुमत से ही क्या हो जाए, कुछ परिवर्तन हो जाए किसमें, संविधान में।
तो ये है ना, ये 368 के तहत नहीं आते। इस तरीके से अगर कोई संशोधन किया जा रहा है तो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आएगा, वो 368 से बाहर की कैटेगरीज में आते हैं। जैसे इसमें क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, कि जैसे नए राज्यों का प्रवेश हो जाए, नए राज्यों का प्रवेश करना हो या गठन करना हो आर्टिकल 2 के तहत, और इसके अलावा आर्टिकल 3 आ जाए, नए राज्यों का निर्माण, मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं के नामों में परिवर्तन करना हो। आर्टिकल 169 आ जाए, जैसे कि राज्य विधान परिषदों का उन्मूलन करना हो, निर्माण का, राज्य में विधान परिषद, हालांकि बीच केवल 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषदें हैं, उनका उन्मूलन करना हो, तो उसके लिए भी साधारण बहुमत की ही नीड होगी। इसके अलावा संसद में गणपूर्ति कोरम है या नहीं, इसके लिए भी साधारण कोरम कितनी हो, जैसे आर्टिकल 100 हम पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कोरम के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्रावधान है, जैसे संसद सदस्यों के वेतन भत्तों का निर्धारण करना हो, और वेतन भत्तों के निर्धारण से संबंधित, और संसद में प्रक्रिया क्या हो, संसद की प्रक्रिया क्या होगी, संसद या इसके सदस्यों एवं समितियों के विशेष अधिकार क्या होंगे, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना, उच्च न्यायालयों में अवर न्यायाधीशों की जो संख्या कितनी होगी, ये राजभाषा का प्रयोग करना है नहीं करना, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति के लिए अगर कोई प्रावधान कुछ संशोधन करना हो तो वो साधारण बहुमत से हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित कोई प्रावधान है वो भी साधारण बहुमत से हो जाएगा। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करना हो 5वीं अनुसूची में और 6वीं अनुसूची में, जो प्रशासन का काम है उसमें अगर कुछ चेंजमेंट करना है तो वो भी साधारण बहुमत से हो जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, संसद के द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा। इसके अलावा 368 के तहत भी दो टाइप्स हैं, 368 के तहत भी 2 टाइप्स हैं। ये जो संविधान 368 के तहत आते हैं कि अगर उनका इस तरीके से संविधान संशोधन किया जाता है तो 2 प्रकार से आता है। एक तो होता है संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, और दूसरा आता है संसद के विशेष बहुमत में राज्यों की स्वीकृति के द्वारा। तो 368 के तहत पहले प्रकार के जो प्रावधान है, जिनमें क्या होता है, संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, क्योंकि साधारण बहुमत में क्या होता है, जो उस टाइम पे जब ये विधेयक लाया जा रहा है तो संसद के सदनों में उपस्थित है जो मतदान करने वाले हैं ना, उन जो लोग उपस्थित हैं और जो मतदान करने हैं, उनके जस्ट आधे से एक अधिक से ही बहुमत पारित कर दिया जाएगा, तो उसको साधारण बहुमत से होगा। और 368 के तहत यदि बहुमत पारित करना हो तो पहली बात तो विशेष बहुमत से संशोधन करना होगा। विशेष बहुमत का मतलब क्या हो जाएगा कि अधिकांश संवैधानिक प्रावधानों को संशोधित करने के लिए संसद के विशेष बहुमत की नीड होती है। इसका अर्थ यह होता है कि विधेयक को प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों के बहुमत की, यानी कि सदन की जितनी टोटल संख्या, जितनी सीटें हैं सदन में, जैसे कि हम मान लेते हैं लोकसभा में 502 को बैठा देगा, 550 है, 550 में उसमें कुल सीटें हैं अभी हाल फिलहाल, तो उसका बहुमत, साधारण बहुमत, उसका बहुमत कितना हो जाएगा, 550 का जस्ट आधा करेंगे यानी 225, और एक अधिक यानी 226। तो कम से कम आपको इस तरह का विधेयक पारित करना है, 226 तो वोट आपके पास होने ही चाहिए विधेयक पारित करने के लिए। और उसके साथ साथ और क्या होना चाहिए, तो जो उपस्थित मतदान करने वाले हैं ना, विधेयक में जो उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं सदन में, मान लेते हैं कि 550 में से जो हैं 500 हैं वो उपस्थित हैं, तो इनके क्या होना चाहिए, इनके 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। उपस्थित मतदान करने वालों का 2/3, यानी कि इन 500 का 2/3 होना चाहिए, 2/3 सदस्य होने चाहिए कम से कम, जो इस पर क्या करे, सहमति प्रकट करे, तो ही ये उस सदन में पारित माना जाएगा। और इस प्रक्रिया, यह प्रक्रिया दोनों में ही लागू होगी, यानी दोनों सदनों में सेम प्रक्रिया होगी कि टोटल जितनी सदन में सदस्य संख्या है ना, उसका तो बहुमत, और उपस्थित मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत, यानी कि मिनिमम ये क्वालिफिकेशन तो है ही, 2/3 बहुमत के बाद भी कम से कम 225 प्लस होने, अगर 225 से ज़्यादा आ रहे हैं उपस्थित मतदान करने वाले, तभी ये विधेयक पारित होगा। ऐसा है कि मान लेते हैं कि अगर 2/3 बहुमत करने के बाद भी 226 से कम आ रहा है, 224 आ रहा है, 220 आ रहा है, तो ये विधेयक पारित नहीं होगा, क्योंकि उपस्थित मतदान करने वालों को बहुमत चाहिए ही चाहिए। तो इसके तहत आते कौन कौन से प्रावधान हैं, जो इसके तहत क्या क्या हम संशोधन कर सकते हैं, तो इसके तहत हम कर सकते हैं जैसे डीपीएसपी में कोई संशोधन करना हो, फंडामेंटल राइट्स में कोई संशोधन करना हो, और वे सभी प्रावधान जो पहले एवं तीसरे प्रकार में शामिल नहीं है, मतलब जो साधारण बहुमत में हमने पढ़ा, और तीसरे में हम कुछ पढ़ेंगे वो, उसके अलावा जो सारे प्रावधान होंगे, जो मतलब एक ब्रॉड कंसेप्ट है ना विशेष बहुमत से संविधान संशोधन का, तो इसमें सारे से किया जाते हैं लगभग, जैसे 42, 44, 86 व 103 व ये सारे जो संविधान संशोधन हुए हैं वो इसी के तहत हुए हैं, विशेष बहुमत से हुए हैं। इसके अलावा एक जो लास्ट प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, कुछ मामलों में क्या होता है, विशेष बहुमत तो है ही, उसके साथ में किसकी आवश्यकता होती है, जो राज्य हैं
कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत में हमने बताया था कि कुल जितनी सीटें हैं ना, कुल जितने सदस्य संख्या है उनका तो बहुमत हो जाएगा 50% प्लस 1 प्लस जितने उपस्थित है मतदान करने वाले उपस्थित प्लस मतदान का क्या हो जाएगा 2/3 प्लस इसमें क्या हो जाता है तीसरे वाले में राज्य जो है हमारे मान लेते हैं राज्य 28 राज्य हैं तो इनके कम से कम आधे राज्य यानी कि 14 जो राज्य है ना उनमें साधारण बहुमत से वो बिल पारित होना चाहिए। तो कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से इनमें मतलब ऐसा बिल जाएगा इनके राज्य विधानमंडलों में जाएगा इन 28 राज्यों में और कम से कम 14 राज्यों की जो विधानसभाएं है ना उनमें वो बिल साधारण बहुमत हमने देखा था कि टोटल जो उपस्थित हैं वहां पे और मतदान कर रहे हैं उनसे एक अधिक से क्या हो जाए पारित हो जाए तो फिर यह हो जाता है ये कंसेप्ट ये 368 वाला ये कंसेप्ट से संविधान संशोधन को लागू कर दिया जाता है मान्य कर दिया जाता है। और इसमें क्या क्या आते हैं इसमें प्रावधान आते हैं यदि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या इसकी प्रक्रिया से संबंधित आर्टिकल 54 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही रहने वाले हैं उनसे संबंधित कोई चेंजमेंट करना हो कुछ संविधान संशोधन करना हो तो वो इसी के तहत आता है। इसके अलावा संघ एवं राज्य की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार करना हो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय शक्तियों को कम करना हो अधिक करना कम तो नहीं कर सकते अधिक करना हो वहीं केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन करना हो शक्तियों को डिवाइडेशन से संबंधित कोई भी अगर संशोधन करना हो जीएसटी से संबंधित कोई प्रावधान यदि हम कमी करने हो 101वां संविधान जैसे तो इसमें क्या था जैसे 101वां संविधान उदाहरण भी दिया है जीएसटी का जो प्रावधान आया था उसमें कम से कम आधे राज्यों की नीड हुई थी विशेष बहुमत के अलावा भी। इसके अलावा स्वयं संविधान संशोधन करने की शक्ति ये कितना इंपॉर्टेंट है कि 368 में ही संविधान मतलब 368 में ही संशोधन करना हो संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है ना उसी में कोई चेंज करना हो ना तो भी वो इसी तरीके से होगी इस तरीके से कि आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। 7वीं अनुसूची के संबंध में कोई विषयों को चेंज करना हो संवर्धित से राज्य में लाना हो या राज्य से केंद्र वगैरह में तो वो भी किसी के तहत आएगा इसी तीसरी कैटेगरी के तहत आता है। और संसद में राज्यों की प्रतिनिधित्व कितना होगा कैसे होगा ये डिसाइड करने का इसको कुछ चेंजमेंट करना हो कुछ संशोधन करना हो तो भी इसी में आता है। ये सारी कैटेगरीज हो गई किसमें आ रही है तीसरी में आ रही है और पहले और तीसरे में जो नहीं आ रही वो सारी कैटेगरी किसमें आ जाती हैं दूसरी कैटेगरी यानी केवल विशेष बहुमत वाले प्रावधान के तहत में आ जाती हैं। तो ये क्या थी तीनों प्रक्रिया थी जो क्या थी संविधान संशोधन के लिए संविधान संशोधन किस तरीके से किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है ना वो मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ महत्वपूर्ण बताऊंगा हालांकि हम जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ेंगे हम पढ़ते भी जा रहे हैं तो बीच बीच में हम सारे संविधान संशोधनों को कवर करते जा रहे हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स में 24वां गया था 42वां जो मेजर थे 42वां लगभग सभी में आ रहा है 44वां हमने किया था 86वां कर लिया 97वां कर लिया और बीच बीच में और भी सारे हम करते चलेंगे। फिर भी कुछ एक हैं जो मैं बता देता हूँ जैसे कि फर्स्ट ही संविधान संशोधन 1951 से कभी क्वेश्चन बन जाए तो इस ये कब लाया गया था क्यों लाया गया था संविधान लागू होते ही जो जमींदारी उन्मूलन कानूनों को न्यायालय ने चुनौती दी गई और क्योंकि जो है ना भूमि का पुनर्वितरण किया जा रहा था भूमि सुधार कानून लाए जा रहे थे इनको क्या दिया गया सुप्रीम कोर्ट में जाके जमींदार लोग थे तो चुनौती दे रहे थे इसके चलते क्या हो रहे थे डिले हो रहे थे भूमि का पुनर्वितरण नहीं हो पा रहा था केसेस अटकते जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया पहला ही संविधान संशोधन कर दिया गया और उसमें क्या किया सार्वजनिक व्यवस्था नैतिकता वो ये तो 19 में 9वीं अनुसूची का सर्जन किया भूमि सुधारों से संबंधित तो क्या किया 9वीं अनुसूची का सर्जन किया और एक 9वीं अनुसूची ऐड की और इसके तहत क्या किया गया कि जो भी कानून बनाएगी संसद और इसमें ऐड कर देगी 9वीं अनुसूची में उन कानूनों को तो उनका क्या कर सकता था सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता था उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। तो ये इसमें प्रावधान किया गया एक तो दूसरा इसमें पहले ही संविधान संशोधन प्रावधान किया गया था कि भाषण व्यवसाय 19वां जो आर्टिकल था ना उसमें भाषण या व्यवसाय की जो स्वतंत्रता है उसमें सार्वजनिक व्यवस्था नैतिकता स्वास्थ्य राष्ट्रहित के आधार पर उचित रिस्ट्रिक्शंस में कुछ चेंजमेंट किया गया था और ये सारी चीजें किसमें की गई थी पहले ही संविधान संशोधन में। हालांकि संसद की संविधान की संशोधन करने की जो शक्ति है ना उसको न्यायालय ने विभिन्न केस दर केस क्या क्या इनको उचित ठहरा दिया था कि संशोधन कर सकती है फंडामेंटल राइट से। तो हमने पूरी डिबेट्स भी अच्छे से देख ली थी। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट है 24वां जो संविधान संशोधन है जिसमें क्या किया गया था संसद ने 1971 में हुआ था अनलिमिटेड पावर ले ली थी कि वो फंडामेंटल राइट्स को कम भी कर सकती है समाप्त तो नहीं लेकिन कम कर सकती थी किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति मतलब असीमित शक्ति मिल गई थी उनको 1971 में। कानून की परिभाषा के बाहर संविधान संशोधन को कानून की परिभाषा से बाहर आता है अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत अमान्य नहीं हो सकता।
इसके अलावा अनुच्छेद 368 में संशोधन राष्ट्रपति के अनुमोदन अनिवार्य करना होगा, किया जाएगा। मतलब कि अगर 368 में ही खुद संविधान संशोधन वाले आर्टिकल में ही हमें कुछ संशोधन करना है तो क्या लेनी थी, अनिवार्य लेनी थी किसकी अनुमति, राष्ट्रपति के। 24वें संविधान संशोधन में कहा गया, लेकिन बाद में क्या करते हैं, इसको लिमिट में लाया गया था। कब, केशवानंद भारती जो केस था, बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आया, और 24वें संविधान संशोधन को किस में लाया गया कि उसकी जो लिमिट्स में लाया गया, जो संविधान संशोधन करने की पावर्स को। वहीं फिर 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन सेपरेट मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, इनको अलग से वीडियो भी बना रखी है, क्योंकि ये इसको 50 साल कंप्लीट हुए हैं 26 में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोलते थे। लगभग 59 अनुच्छेदों में 4 अनुसूचियों को संशोधित किया गया था उस टाइम पे, और ये बहुत ही विवादास्पद रहा, ये तो देखने है कहाँ कहाँ पे। जैसे प्रस्तावना में इसमें समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक सब जोड़े गए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज में 51 पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज प्रावधान जोड़ा गया, 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए थे इसी में। संसद की अवधि जो टेन्योर है ना, बढ़ाकर कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, लोकसभा का 5 से 6 साल कर दिया गया था। हालांकि बाद में 44 संविधान संशोधन में इसको पुनः 5 वर्ष किया गया। अनुच्छेद 31C में डीपीएसपी को मौलिक अधिकार पर वरीयता दी गई थी, लेकिन बाद में संविधान जो मिनर्वा मिल्स केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, इनको लिमिट में किया था कि केवल 39B और 39C ही रह सकते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स पर उनको वरीयता दी जा सकती है। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू की बात की, उसको सीमित किया गया, उच्च न्यायालयों की शक्ति को कम किया गया। जुडिशियल रिव्यू की पावर को कम किया गया था ना 44 में। बाद में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। 44वां संविधान संशोधन आता है, और इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है। संसद की अवधि को पुनः सही किया जाता है, 6 जो कार्यकाल है उसको 6 से वापसी 5 किया जाता है। मतदान की आयु 21 वर्ष कर दी गई थी, उसको घटाकर 18 वर्ष किया गया, 326 आर्टिकल। और आपातकाल पर भी रेगुलेशन लाया गया था, उसमें आंतरिक अशांति जो शब्द था उसकी की जगह से विद्रोह रिप्लेस कर दिया गया था, आंतरिक अशांति को हटाकर। इसके अलावा आपातकाल की अवधि को 6 माह तक सीमित कर दिया गया था, और कैबिनेट की सिफारिश का आपको लिखित रूप से, अगर आपको 352 के तहत अगर आपको क्या लेकर आना है, आपातकाल लाना है, तो आपको लिखित रूप से इसकी सिफारिश करनी होगी, आपको लिखित रूप से जरूरी परमिशन आपको लेनी होगी। और न्यायिक की समीक्षा मजबूत, मतलब कि जो संसद जुडिशरी की जो पावर थी ना, वो कम कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन को। जुडिशियल रिव्यू करने की पावर को उसको वापस से क्या किया गया, मजबूत किया गया। तो ये 42वें 44वें संविधान संशोधन थे। बाद में और इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन आता है, जो कि 73वां तो पंचायती राज से संबंधित आ जाता है। इसमें नई अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान संशोधन में, डिटेल्स में पढ़ेंगे, ये सिर्फ मैं आपको क्विक रिव्यू बता रहा हूँ। संविधान संशोधन टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, अलग से भी पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक सारे वाले। और नई अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें 29 विषय जोड़े गए थे। और पंचायतों के बारे में जो प्रावधान किए गए थे 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया था, अलग से राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया था, कार्यकाल डिसाइड किया गया था, महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई थी, एसटी एससी को आरक्षण दिया गया था, 3 त्रिस्तरीय संरचना बनाई गई थी। इसी प्रकार जस्ट नेक्स्ट 73 के बाद 74वां संविधान संशोधन वही 1992 में हुआ था। उसमें इसमें तो किसको, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें में और नगर पालिका को 74वें में दी गई थी। और इसमें अनुसूची जो जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची, इसमें 11वीं जोड़ी गई, जिसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें केवल 18 विषय थे, वो 3 प्रकार, नगर पंचायतें, नगर पालिका, नगर निगम। और यहाँ पे भी आरक्षण का महिलाओं के लिए, SC/ST के लिए जनसंख्या के अनुपात के अनुसार सीटें आवंटित करना, ये सारी चीजें। इसके अलावा कार्यकाल को 5 वर्ष या 6 माह से पहले भंग नहीं किया, वही कार्यकाल डिसाइड किया गया था। वार्ड समिति, नगर निकाय के अंतर्गत वार्ड एवं समितियां होंगी, ये सारे 73वें संविधान संशोधन में किए गए थे, 74वें संविधान संशोधन किए गए थे। वित्त राज्यों के लिए अलग वित्त आयोग को डिसाइड किया गया था। सारे हम आर्टिकल्स के बेस पे बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा 86वां संविधान संशोधन में कितनी बार पढ़ लिया ये तो, कि मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा जो थी 21 एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था। पहले प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल के लिए 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान डीपीएसपी में के लिए था। और इस शिक्षा का पूरा देखो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के लिए, फंडामेंटल राइट डीपीएसपी में 6 वर्ष तक के लिए था, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा के लिए, शिक्षा के अंतर डीपीएसपी के अंतर्गत राज्य का कर्तव्य होगा, मौलिक ड्यूटी डीपीएसपी में आ गया। और फंडामेंटल राइट्स में पेरेंट्स की कर्तव्य हो गया, तो ये सारे हो गए। तो राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RT एक्ट आया बाद में 2009, तो इसी के चलते इसी की मतलब पृष्ठभूमि तय कर दी गई थी 51 में 86वें संविधान संशोधन के तहत। इसके अलावा 91वां संविधान संशोधन 2003 दल बदल से संबंधित था।
101वां संविधान संशोधन जो जीएसटी था हमने पढ़ा था, ये राज्यों की आधे कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति के माध्यम से ये जोड़ा गया था। एकीकृत या प्रत्यक्ष कर प्रणाली स्थापित की गई थी 101वें संविधान संशोधन में। 246 जीएसटी लगाने की शक्ति संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों को दी गई समवर्ती सूची में। 269 ए में अंतर्राज्यीय व्यापार में आईजीएसटी को इंटर स्टेट जो जीएसटी है ना उसको जोड़ा गया था। केंद्र संग्रह करेगा, राज्यों को वितरण करेगा। तो ये सारे जो थे, कुछ करों को समाप्त किया गया था इसी में, जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट, सीएसटी और अधिकांश इनडायरेक्ट कैश जो टैक्स थे उनको जीएसटी में शामिल कर लिया गया था। तो ये सारे 101 में थे। और जो 91वें संविधान संशोधन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, दल बदल विरोधी, क्योंकि इस साल बहुत इंपॉर्टेंट था ये। क्योंकि जैसे जैसे जो आपने सुना होगा कि जो आम आदमी पार्टी के कुछ सांसद, 2/3 सांसद क्या कर लिया था उन्होंने, बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। तो जिसमें चड्डा चड्डा साहब के बारे में आपने सुना होगा। तो इसलिए ये सारे साल क्या था, चर्चा में बना हुआ था ये दल बदल विरोध, दल बदल जो कानून था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें अयोग्यता के आधार डिसाइड किए गए थे। विभाजन किस, अगर आप में मतलब कम से कम 1/3 सदस्यों को विभाजन से छूट की हटाई गई थी, केवल विलय मान्य था। और अब कम से कम अगर आपको सहमति लेनी थी तो कम विलय करना था ना, यदि एक दल को छोड़कर दूसरे में जाना था, कम से कम आपके 2/3 सदस्य जाने चाहिए थे। उसको सहमति दे दी गई, उसको विलय मान लिया गया था। पहले 1/3 था, उसको चेंज करके 91वें संविधान संशोधन 2/3 कर दिया गया था। और निर्णायक जो राइट था, सदन का अध्यक्ष स्पीकर का निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा, कि वो डिसाइड करेगा कि लास्ट जो मतलब फाइनल डिसीजन कि आपको दल बदल आपका मान्य होगा नहीं मान्य होगा, ये डिसाइड करेगा कौन था, स्पीकर के हाथों में ये सारी पावर्स दी गई थी। तो ये 91वें संविधान संशोधन था। हम आगे क्लासेस में इनको और डिटेल्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, छोड़ने वाले इनको है नहीं। 103वां संविधान संशोधन आरक्षण का हो गया, ईडब्ल्यूएस से संबंधित था। आर्थिक रूप से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर सेक्शंस के लिए शिक्षा एवं रोजगार के आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये सारे आर्टिकल्स थे, हमने सारे पढ़ चुके हैं फंडामेंटल राइट्स में, और आप स्कोर देख सकते हैं। और आय की सीमा, वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख से कम वर्तमान में 10 लाख कर दी गई है। तो कुछ अपवाद भी थे, 50% की सीमा का अपवाद था कि इंदिरा साहनी केस में कहा गया था, आरक्षण हमने पढ़ा था कि कम मैक्सिमम कितना हो सकता 50%, लेकिन जैसे 10% हो रहा है, 60% तक पहुंच गया था। और ये सारी चीज़ें आप देख लेना एक बारी, क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं, इनको दोबारा आप रिविजन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रमुख वैचारिक अवधारणा है, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, ये भी विभिन्न केस दर केसेस पे आई थी, जिसमें 13 जजों की बेंच ने ये निर्णय सुनाया था। हमने हमारी पिछली ही क्लास जो हमने करी थी, उसका जो लास्ट टॉपिक था वो यही था। मैंने बताया था कि कौन कौन से जो तत्व है संविधान के, कौन कौन से प्रावधान है, उनको बेसिक स्ट्रक्चर एंड डॉक्ट्रिन का पार्ट संविधान है जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा बनाया गया है। तो उसको डिटेल्स में हमने पढ़ा था, तो आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। ये मैं आपको नहीं पढ़ा सकता अभी, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा चुका हूँ। और 102वां, 104वां, 105वां, 106, मतलब 101 से लेकर मैंने कोशिश किया 106 तक का सारा कंटेंट आपको मिल जाए, आप देख ले एक बार इनको। तो 102वां संविधान संशोधन 2018 को एनसीबीसी को, जो ओबीसी था, जो बैकवर्ड क्लासेस थी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो था, उसको क्या कर दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 338 बी के तहत एनसीबीसी की स्ट्रक्चर होंगी, मतलब संवैधानिक दर्जा मिल गया था 2018 में। एनसीबीसी की स्ट्रक्चर क्या होगी, कर्तव्य क्या होंगे, शक्तियों को परिभाषित करने के लिए आयोग पिछड़े वर्गों की कल्याण एवं शिकायतों की जांच कर सकता था। अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति को किसी राज्य की सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची अधिसूचित करने का अधिकार इसी के तहत मिला था उनको। बाद में इसको 105वें संविधान संशोधन के द्वारा इस ऐसे बीसीज की पहचान को, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को 105वें संविधान संशोधन के द्वारा बहाल कर दिया गया। और 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस से संबंधित था। 104वां संविधान संशोधन इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ना एक तो आरक्षण को है ना 2020 से जनवरी 2030 के लिए बढ़ा दिया गया था। अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना आरक्षण हटाओ के नाम से, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कब बढ़ाया गया था। अब स्टार्टिंग में 10 साल के लिए लाया गया था, तो बाद में इसको विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से इसको अभी बढ़ाए जाए जा रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल में जो बढ़ाया गया 2 जनवरी 2030 तक के लिए, वो 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत लाया गया था। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी, वो थी कि जो आंग्ल भारतीयों का था, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय को मनोनीत करने का जो कंसेप्ट था, और विधानसभाओं में 1 का था, उसको हटा दिया गया था। इसके तहत इस प्रावधान को हटा दिया गया था, नामांकन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया था। मूल रूप से 70 वर्षों के लिए आरक्षित था, जिसे प्रत्यक्ष 10 वर्षों के बाद बढ़ाया जाता था। ये जो आरक्षण के बारे में है। इसके अलावा 105वां संविधान संशोधन अभी ऊपर ही बताया था कि सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस है ना,
तो उनकी पहचान की शक्ति बहाल की गई थी और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं की सूची बनाने उनको बनाए रखने की मतलब शक्ति दी गई। 338 बी 342 ए में संशोधन किया गया था। तो ये सारी चीजें हो गई। और जो अभी अभी तक का जो लास्ट जो संविधान संशोधन था वो किया गया था 106वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था 2023 में हुआ था लास्ट। और अभी तक नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसका नाम दिया गया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वे वंदन अधिनियम भी बोलते हैं इसको। इसके तहत क्या प्रावधान किया गया था कि जो 33% आरक्षण है लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, यहाँ तक कि दिल्ली की जो विधानसभा है उनमें महिलाओं कितनी कम से कम 33% सीटें रिजर्व की गई थी। हालांकि देखो, समानता की हम बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, तो पुरुष और महिलाओं को बराबर सम्मान देना चाहिए, 50-50% सीटें होनी चाहिए। लेकिन अभी अभी भी लगभग 76 साल बाद भी हम केवल 33% आरक्षण का प्रावधान कर पाए। वो लागू तो अभी पता नहीं 2029 से होगा या डिलिमिटेशन हो जाता है। इसके बारे में हम और डिटेल से जानेंगे कि साल भर चर्चा में का ये विषय रहा था। तो कि अगर डिलिमिटेशन अभी हो जाता है कंप्लीट तो 2029 से इसको लागू कर देंगे 33% का आरक्षण। नहीं तो फिर ये 2034 के जो इलेक्शंस होंगे उन्हीं से लागू होने को है। तो इनका प्रावधान किया गया था किसके लिए, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का इस 106वें संविधान संशोधन के अनुसार। इसके अलावा रोटेशन बेस पर आरक्षित सीटें विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन के बेस पर आवंटित की जाएंगी विभिन्न कैटेगरीज के लिए। मतलब इस साल SC ST के लिए सीट आ रही है, फिर OBC के लिए आ जाए, फिर जनरल के लिए आ जाए। इस तरह रोटेशन बेस पर सीटों का आवंटन किया जाए निर्वाचन का। कुछ जैसे डिलिमिटेशन की मैंने बात की, जनगणना के बाद ये प्रभावी होगा। आरक्षण की अवधि ये जो था कि 15 वर्षों के लिए प्रारंभिक अवधि के लिए होगा, जो संसद कानून के द्वारा बढ़ा सकती है। तो ये कितने के लिए लाया जा रहा है, जब ये लागू हो जाएगा उसके बाद ये 15 सालों के लिए तो रहने वाला ही है, बाद में इसको बढ़ाया जा सकता है। ये पावर किसको है, संसद को ही है। तो ये सारी चीजें हो गई जो 106वें संविधान संशोधन तक थी। तो ये सारे हमने जो अभी पढ़े हैं, ये सारे हमने पढ़ लिया। कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन की प्रक्रियाएं देख ली। अब हम देखेंगे क्या, जो आज मैंने जो सबसे लास्ट टॉपिक जो चुना है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि इतना ये है आपको बेसिक्स जानकारी इसके बारे में पता होंगी भी, लेकिन अगर ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा और यदि वनडे एग्जाम आपको दे रहे हो, यहाँ तक कि यूपीएससी में स्टेटमेंट पूरा की पूछ लेता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, सम्मिलित करवा लेता है, इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस में बन जाते हैं। तो 12 अनुसूचियां हैं कुल भारत के संविधान में जो जोड़ी गई है। स्टार्टिंग मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, केवल 8 अनुसूचियां जोड़ी गई थी, और जो 4 अनुसूचियां थी वो अलग अलग केसेस के बेसिस पे जोड़ी गई थी। तो हम इनको जानने की कोशिश करते हैं। तो पहली जो शेड्यूल है उसमें क्या है, राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र से संबंधित है, यूटी से संबंधित है कि भारत में सभी राज्यों की सीमाएं, उनका क्षेत्रफल कितना होगा, कैसे कैसे होगा, ये सारी चीजें डिसाइड कौन करता है, किस अनुसूची के तहत डिसाइड होते हैं। ये पहले अनुसूची में डिसाइड होते हैं, राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र, जिसके तहत अभी वर्तमान में बात करें तो भारत में टोटल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये जो लास्ट क्लासिफिकेशन हुआ था 2019 में हुआ था। तो प्रत्येक राज्य का क्षेत्रफल, जनसंख्या का वितरण इसी सूची में डिसाइड है कि किस राज्य को कितनी बाउंड्री होगी, कौन कौन से यूटीज, ये सारी चीजें किसमें, फर्स्ट शेड्यूल में होगी। इसके अलावा दूसरी और तीसरी शेड्यूल की बात करें तो वेतन भत्तों से संबंधित तो दूसरी हो जाती है, और शपथ से संबंधित हो जाती है। देखो इस तरीके से याद करना, पहले तो स्टार्टिंग में शुरुआत ही करना है हमें। तो शुरुआत करेंगे तो हमें पता होना चाहिए हमारे पास कितने राज्य हैं, कितनी हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो तभी तो सब हमें पता रहना चाहिए कि देश में कितने राज्य हैं। यही बेसिक सी चीज़ है। नॉर्मल संविधान या देश के बारे में जानने से पहले हम यही देखते हैं कि किसी भी देश में कितने राज्य वगैरह हैं। उसके बाद में अब जो बड़े बड़े जो पद हैं वो किसके पास हैं, उनके वेतन भत्ते कैसे निर्धारित होते हैं। तो जैसे ये पद आते हैं, दूसरे में हमें याद आना चाहिए कि बड़े बड़े हमें पदों की जरूरत होगी, सरकार की जरूरत होगी। तो हमें सरकार की जरूरत होगी तो हमें उनके वेतन भत्ते डिसाइड करने होंगे, तो हम पहले उनका वेतन भत्ते डिसाइड करेंगे। और वेतन भत्ते जब अगर हम उनको दे ही रहे होंगे तो उनके काम अच्छे से वो करें। इसके लिए क्या करें, उनको शपथ दिलानी होगी, हमें शपथ दिलानी होगी ताकि वे ढंग से काम कर सके, अच्छे से अपने कुछ ड्यूटीज देनी होंगी, कुछ कर्तव्य उन पर मतलब कि उनको डिसाइड करने होंगे, हमें कर्तव्य डिसाइड करने होंगे शपथ के माध्यम से कि वे अच्छे से काम करें। तो वेतन भत्ते जो है दूसरी शेड्यूल में इस तरीके से याद कर देंगे कि राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते हो गए, के वेतन जो है वो हो गए। राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्यों के वेतन भत्ते,
ये किसके तहत आ जाते हैं, ये संविधान की अनुसूची 2 के तहत डिसाइड किए जाते हैं। अब इनको वेतन भत्ते दे दिया, अब इनकी जिम्मेदारी है कि ये काम करे, और काम करने से पहले जब इनको कुछ भी कोई भी इनका अधिकार या इनको पद दिया जाएगा तो अब इनकी जिम्मेदारी होगी कि शपथ लें। तो 3 नंबर पे इनको फिर शपथ दिलाएंगे, शपथ में प्रतिज्ञान होगा, राष्ट्रपति की पद की, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेंगे। तो विभिन्न जो मंत्रियां हैं, मंत्री जो हैं वो न्यायाधीश और संसद के सदस्य हैं, ये क्या करेंगे, शपथ लेंगे संविधान के समक्ष, अपने जो पद की शपथ लेंगे। वो किस में आएगा, तीसरे में। अब क्या हो गया, हमने क्या कर दिया, राज्य के बारे में देख लिया, विभिन्न पदों का भी सृजन कर दिया, सारे जो सरकार कैसे कैसे चलेगी, कहाँ कहाँ से वेतन भत्ते कब देंगे, और शपथ प्रतिज्ञान भी देख ली। अब क्या होता है, इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो पदाधिकारी होंगे ना, इनके लिए जो राज्यसभा, राज्यों का प्रतिनिधित्व तो डिसाइड करना होगा। अब राज्य तो हैं, लेकिन कौन से राज्यों को कितना महत्व दिया जाएगा संसद में, अब ये प्रश्न उठ जाता है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं 4th शेड्यूल में, कि कौन से राज्य, राज्यसभा में सीटें कितनी कितनी होंगी, किस राज्य को कैसे सीटें दी जाएंगी, कोई राज्य बड़ा है तो उसको कैसे, कोई छोटा है तो उसको कितनी सीटें दी जाएंगी। तो हालांकि वर्तमान में कितनी है, 233 सीटें हैं, 12 राष्ट्र, 233 तो राज्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, राज्य यूटी से आते हैं चुने जा, जो एकल प्रतिनिधित्व प्रणाली है ना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कर संक्रमणीय मत पत्र के माध्यम से, जैसे विभिन्न राज्यों की सीटें निर्धारित कर दी जाती हैं। 4थे शेड्यूल के अनुसार कि विभिन्न राज्यों की राज्यसभा सीटें इतनी होंगी कि जो अपने अपने राज्यों से इन सीटों पर चुन के भेज देंगे अपने विधानसभा से। तो अभी वर्तमान में 245 टोटल सीटें हैं, जिसमें 12 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा 4 क्षेत्रों में, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में, और जो 233 है वो निर्वाचन के क्षेत्र में तो निर्वाचित होते हैं मतलब। तो ये 245 टोटल अभी कुल हैं, राज्यसभा की मैक्सिमम सदस्य संख्या भी इतनी है। आवंटन का आधार जनसंख्या है, कि जनसंख्या के आधार पर आवंटन किए जाते हैं, कि बड़े राज्यों को ज्यादा सीटें मिलती हैं, छोटे राज्यों को न्यूनतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है जनसंख्या के आधार पर, कि कितनी जनसंख्या पर एक सीट होगी, इस तरीके से जनसंख्या के आधार पर सीटों का डिवाइडेशन किया जाता है। सबसे ज्यादा सीटें किसकी हैं और सबसे कम राज्यसभा की सीटें किस राज्य की हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। इसके अलावा 5th एवं 6th शेड्यूल की बात करें तो जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अलग से भी बहुत अलग से पढ़नी है। 6th शेड्यूल, खास करके 6th शेड्यूल, तो सोनम वांगचुक जी हैं, लद्दाख को अलग से 6th शेड्यूल का दर्जा दिलाने के लिए कितना प्रोटेस्ट वगैरह किया था, तो इसलिए पूरे चर्चा में था। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, अलग से अपने ही क्लासेस में कवर हो जाएगा। देखो 5वीं और 6वीं में डिफरेंस भी यहाँ से आपको मिल जाएगा, जिस तरीके से पीपीटी बनाई गई। तो जो 5वीं लिस्ट है ना, वो क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है। इसमें 4 क्षेत्रों को छोड़ दो, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, एटीएम स्क्वायर यानी एटीएम या एक जो ट्रिक है, एटीएम में मनी नहीं है, एटीएम में मनी नहीं है मतलब एम से 3 राज्य आते हैं, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय, पूर्वोत्तर के 3 राज्य आते हैं, उन तीनों में से मनी नहीं है, मतलब मणिपुर को हटा दो, मेघालय और मिजोरम आ जाएंगे। तो याद करने का ये ट्रिक हो जाएगी, मणिपुर नहीं है। तो 6ठे शेड्यूल में तो क्या होते हैं, ये जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके जो जनजातीय क्षेत्र है ना, इनको कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, इनको विशेष शक्तियां दी जाती हैं, और साथ ही एडीसी जो है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, वो स्थापित किए जाते हैं, स्वायत्त जिला परिषदें होंगी जो कि कर लगाने से संबंधित और बहुत सारे विषय दिए जाते हैं, उन पर कानून बना सकते हैं खुद के हिसाब से, कितने क्षेत्र में किस तरीके से, स्वायत्त क्षेत्र परिषदें। वहीं जनजातीय परंपरा एवं कानूनों को मान्यता देने से संबंधित है, और भूमि एवं संसाधनों पर जनजातीय नियंत्रण से संबंधित है। तो बस याद कैसे रखना है 6th शेड्यूल को, इन दोनों में डिफरेंस आपको बस इतना देखना है कि एक तो आपको एडीसी दिख जाए कहीं पे, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, स्वायत्त जिला परिषदें दिख जाए, या फिर केवल इन 4 राज्यों का नाम दिख जाए और जनजातीय क्षेत्र दिख जाए, तो आपको सीधे 6ठे शेड्यूल पे चल जाना है। इसके अलावा इनके अलावा और जो जनजातीय क्षेत्र है ना देश भर में, तो उनके लिए अगर कोई प्रावधान अलग से प्रशासनिक अनुसूचित क्षेत्रों की परिभाषा पर सीमांकन का काम करना हो, और जनजातीय क्षेत्रों में उन क्षेत्रों को कानून लागू करने से संबंधित कुछ छूट देना, कुछ विषय उनको भी देना, और राज्यपाल को कुछ शक्तियां देना इन पर, मतलब राज्यपाल किसी कानून को, कोई कानून संसद के द्वारा पारित किया जा रहा है तो 5वीं और 6वीं शेड्यूल के क्षेत्रों में, खासकर 5वीं के क्षेत्र में उनको लागू करना है या नहीं, उस कानून को, इन क्षेत्रों को लागू करना है या नहीं, उसमें कुछ संविधान संशोधन, इन क्षेत्रों के हिसाब से कुछ संशोधन करते हुए लागू करना है या नहीं करना। तो ये सारे जो शक्तियां हैं ना 5वीं संविधान संशोधन के तहत, 5वीं अनुसूची के तहत किसको दी जाती है, राज्यपाल को दी जाती है। भूमि अधिकार इन संसाधनों पर नियंत्रण के अधिकार भी दिए जाते हैं 5वीं अनुसूची। इसमें आ जाता है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल आएगी,
टीएसी जिसको बोलते हैं, अगर टीएसी दिख जाए आपको, एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाती है, एक आयोग बनाया जाता है, परिषद बनाई जाती है, इसको जनजातीय सलाहकारी परिषद बोलते हैं। अगर वो बनाई जाती है, जो कि राज्यपाल है ना, इसी के माध्यम से इसका जो है वो रेगुलेशन करता है, नियंत्रण करता है और अपने जो शक्तियां उनको उपयोग करता है। तो टीएसी दिख जाए आपको, इसके अलावा इन चारों के अलावा कोई राज्य दिख जाए, हालांकि अभी इसमें 10 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र शामिल हैं, तो 10 राज्यों के इसमें जनजातीय क्षेत्र अभी शामिल हैं। और तो आपको 5वीं शेड्यूल कब टीएसी मिल जाए आपको, और राज्यपाल के विशेष शक्तियां हो जाए, और ये इन चारों के अलावा कोई सा राज्य आ जाए, तो 5 हो आपको याद रखना है। इसके अलावा हम इसको डिटेल्स में क्या क्या प्रावधान है, पेशा एक्ट जो लाया गया था उसके कुछ प्रावधान वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम आगे क्लासेस में हम ये कवर कर लेंगे सारी चीजें। आप अगर कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो आपका कुछ भी मिस नहीं होने वाला है। इसके अलावा 7वें शेड्यूल है, उसमें क्या है, 7वें शेड्यूल में तो जो विषय है ना, लिस्ट वो बांटे गए हैं कि संघ सूची में कितने विषय होंगे, राज्य सूची में कितने विषय होंगे, समवर्ती सूची में कितने विषय होंगे, और अवशिष्ट शक्तियां भी इसी के तहत आ जाते हैं आर्टिकल 248 में। इन अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास होंगी। तीनों अनुसूचियों के अलावा कोई अगर नया विषय आ जाता है, जैसे साइबर सुरक्षा वगैरह का कानून, कोई विषय आ गया, उसके संबंधित कोई प्रावधान नहीं था इनमें, तो वो अब जाता है अवशिष्ट शक्तियों में। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं, वो संसद के पास है, क्योंकि हमने पहले ही क्लास में पढ़ा था कि अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान आपको बताना है कि जो अवशिष्ट शक्ति हमने ली कहाँ से है, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, और यूएसए की और ब्रिटेन में अवशिष्ट शक्तियां किन किन के पास है, ये आपको बताना है। क्या फिर ब्रिटेन में अवशिष्ट शक्तियों का कॉन्सेप्ट है भी या नहीं भी, तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा ये जो लिस्ट है, मूल संविधान में तो 97 ही थी, मूल संविधान के हिसाब से है, इसमें लिस्ट अपडेट नहीं है। तो मूल संविधान में जो लिस्ट जो संघ सूची के विषय थे वो 97 थे, अब ये बढ़ के कितने हो गए, 100 हो गए हैं, कंप्लीट 100 हो गए हैं। इसके अलावा राज्य सूची के विषयों की बात करें तो अभी 61 बचे हैं। 5 जो विषय थे इनको उठाकर कहाँ डाल दिया गया है, सभी संवर्ती सूची में डाल दिया गया है, और संवर्ती सूची में 52 नहीं, 52 मूल में थे, अब 57 हो चुके हैं। तो ये विषय आपको याद रखने हैं कि मूल संविधान में कितने विषय हैं, 52 विषय हैं, वो इसमें संवर्ती सूची में, जबकि अब कितने हो गए, 57 हो गए। तो ये मूल के तो ये 97, 66 और 52 मूल संविधान में थे, और अब अपडेटेड पहुंचे तो 100 संघ सूची, 61 राज्य सूची, और संवर्ती सूची में कितने हो गए, 57 विषय हो गए। अवशिष्ट शक्ति किसके पास है, केंद्र के पास है। बाकी 8th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो भाषाओं से संबंधित है, मान्यता प्राप्त भाषाएं। इसमें 22 भाषाओं जो शामिल किए गए हैं, 8वीं जो संविधान संशोधन है उसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, और इनको किसका मूल भाषाओं को भारतीय संविधान में इनको दर्जा दिया गया है। राजभाषा आयोग के द्वारा इन भाषाओं को नियमित समीक्षा भी की जाती है। जैसे इसमें शामिल कौन कौन से, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिसी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, असमिया, मैथिली, संताली, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, कोंकणी, बोडो, डोंगरी और उर्दू जो है ये शामिल है। हालांकि विभिन्न सीधे के सीधे 22 शामिल नहीं की गई थी, जो विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से स्टार्टिंग में ये 14 थी, बाद में 8 और शामिल की गई थी। अलग अलग संविधान संशोधन के माध्यम से 21वां संविधान संशोधन किया गया था, 71वां संविधान संशोधन किया गया था, और 92वां संविधान संशोधन में किया गया, जिसमें बीडीएमएस, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली ये शामिल किए गए थे। मणिपुरी, कोंकणी ये शामिल, और सिंधी जो थी वो शामिल की गई थी किसमें, 71वें में। 71 में एक और थी, वो आपको देख लेनी है कौन सी, मेरे से मिस हो गई। तो और अभी इसको हम आगे जब वो भाषा वाला पोर्शन पढ़ेंगे ना, उसमें भी हम इसको पढ़ने वाले हैं। 9th एवं 10th शेड्यूल की बात करें तो भूमि सुधार एवं दल बदल विरोध से संबंधित थे। 9वीं एवं 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब ये जो कि 8 तो मूल संविधान में थी, हमने यहाँ तक तो पहले पढ़ लिया था। अब जो 4 लिस्ट थी, अनुसूचियां थी 11वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये 4 अनुसूचियां विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड की गई थी। इसमें जो 9वीं थी वो पहले ही संविधान संशोधन के माध्यम से भी हमने पढ़ा था, वो जिसमें भूमि सुधार एवं कृषि कानूनों को रखा जाता था, और इनका जो न्यायालय है ना, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता था। हालांकि बाद में जो केशवानंद भारती केस है, उनको उसके तहत इस अनुसूची को किस में ला दिया गया था, भूमि सुधार कानूनों को किसके अंतर्गत ला दिया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर एवं डॉक्ट्रिन के आधार पर इनके जुडिशियल रिव्यू को सुप्रीम कोर्ट का अधिकार दे दिया गया था कि जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकता था। कब, 1973 के बाद में जो भी कानून इसमें ऐड होते थे, क्योंकि इसका दुरुपयोग होने लग गया था। कुछ ऐसे कानूनों को जो कि भूमि सुधार से संबंधित कृषि कानून भी नहीं थे, उनको भी इसमें ऐड कर दिया गया था, ताकि क्या कर ले कि जो
न्यायालय इनका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सके, इसलिए इनको क्या कर दिया, न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा तो दी गई थी, लेकिन बाद में 73वें संविधान संशोधन से इनको मूल संरचना, संविधान की मूल संरचना के तहत ला दिया गया। 10वीं जो शेड्यूल जोड़ा गया था वो 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, चारों अनुसूचियां दे दे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और उसके आगे संविधान संशोधन 4 और आपको सम्मिलित करवा दे कौन सा किस किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, या फिर ऐसे दे दे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस तरीके से आ जाए। तो याद रखना 52वें संविधान संशोधन इससे विधायकों एवं सांसदों दल बदल से के प्रतिबंधों की अयोग्यता की शर्तें क्या होंगी, अपवाद क्या होंगे और निर्णायक मत अध्यक्ष को होगा, ये सारी चीजें 10वीं अनुसूची में है। तो और लास्ट जो 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची हमने पढ़ ही लिया अभी। 11वीं अनुसूची तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी और 74वें संविधान संशोधन 1992 में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। उसी के तहत 29 विषय जो 29 विषय है वो दिए गए थे पंचायतों को इस 11वीं अनुसूची के तहत। 29 विषय जिसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, सड़क, विद्युत, ये सारे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए। 11वीं अनुसूची में 12वीं अनुसूची में 18 विषय जोड़े गए थे, किसको, नगर पालिका को कार्य करने की शक्ति के तहत। जल आपूर्ति एवं सफाई, सुरक्षा, विद्युत, पार्क, बाजार, जो शहरी स्थानीय निकायों को शक्ति प्रदान करना, ये किसमें, नगर पालिकाओं के 18 विषय किसमें शामिल थे, 12वीं अनुसूची में शामिल थे। तो ये टोटल क्या हो जाती हैं, संविधान की अनुसूचियां हो जाती हैं। ये आपको याद रखनी है। ये संविधान संशोधन के साथ इनका एक क्विक रिवीजन भी यहाँ पे दिया हुआ है। 8th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 11th एंड 12th शेड्यूल हो गया। तो ये आपको याद रखना, मूलतः 14 थी, सही है। और बाकी आज की क्लास के हमारे जो कंप्लीट टॉपिक्स थे वो यहाँ पे हो जाते हैं समाप्त। कल की हमारी जो क्लास रहेगी उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें अब हम पढ़ेंगे संघ सरकार। संघ सरकार पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि राज्य सरकार को इसके साथ साथ पढ़ाऊं, मतलब इसको इस तरीके से चले, चाहे एक क्लास में कंप्लीट हो चाहे 2 क्लास में कंप्लीट हो। जैसे जब हम इसमें राष्ट्रपति पहला टॉपिक पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल कवर होना चाहिए, और जैसे प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे तो मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद कवर होना चाहिए साथ साथ, क्योंकि आपने वैसे तो बहुत पढ़ लिया होगा, लेकिन अब है ना कंपैरिजन के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें सिमिलरिटीज बहुत हैं, केवल आर्टिकल्स का फर्क होगा, कुछ कुछ प्रावधानों का फर्क होगा, तो इससे अच्छे से याद रहेगा। तो इस कंपैरिजन के साथ पढ़ेंगे। और जब हम पढ़ेंगे फिर उसमें आ जाएंगे, संसद में आ जाएंगे, तो जस्ट राज्य विधानमंडल को उसके साथ पढ़ेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि कल की क्लास में हम पढ़ें क्या, राष्ट्रपति और राज्यपाल, 2 टॉपिक हो जाएंगे, प्रधानमंत्री और सीएम के बारे में और उसकी मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद पढ़ लेंगे, और इसके अलावा कैग पढ़ लें, कैग, और जो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है ना वो पढ़ लेंगे साथ में, मतलब संसद तक। ये हमारी आज 4थी क्लास थी, ये 5वीं क्लास हो जाएगी, और 6वीं क्लास में हम पढ़ लेंगे फिर सीधे संसद एवं राज्य विधानमंडल, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, कानून बनाने की प्रक्रिया सारी, तो ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। तो कल का जो हमारा टॉपिक है मैं बता दिया। आज की क्लास आपको कैसे लगी, आप फीडबैक जरूर देवे, और फीडबैक आप जरूर से जरूर देवे, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनको नीड है आपके जैसे ही। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। अभी के लिए धन्यवाद।